चलो भाई। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका हमने रेडियल बेयरिंग का एक सेकंड हमने ये क्या हो रहा है। अच्छा हमने रेडियल बेयरिंग में देखा था कि एक हमारी क्या होती है रेडियल बेयरिंग में जर्नल, और दूसरी बेसिकली क्या हो जाती हैं बॉल बेयरिंग्स। ठीक है, दोनों थे तो रेडियल टाइप से, जर्नल भी देखा वो भी रेडियल टाइप से था और बॉल बेयरिंग भी हमारे रेडियल टाइप से हुई। अब इसी बॉल बेयरिंग के बेसिस पर जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जिसे सॉलिड टाइप बोलते हैं ना, याद होगा आपको हमने बात भी की थी सॉलिड टाइप रेडियल बेयरिंग। इसे क्या लिख देंगे सॉलिड टाइप रेडियल बेयरिंग। तो उसके अंदर क्या ये चीज आएगी जर्नल बेयरिंग? नहीं, सॉलिड टाइप रेडियल बेयरिंग। इसके अंदर हमारे पास कौन सा आ गया? दो पार्ट, वन इज बॉल बेयरिंग एंड सेकेंड इज रोलर बेयरिंग। ठीक है, बॉल बेयरिंग एंड रोलर बेयरिंग। अब इनके फर्दर टाइप्स होते हैं, देखो इन सब की एक्चुअल एनालिसिस आती है ईएससी वाले एग्जाम में। ठीक है, जो हम बहुत ज्यादा इसके बारे में डिटेल करते हैं सब कुछ। ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको एटलीस्ट थोड़े थोड़े मैं इमेजेस भेज दूं इनके, है ना, तो थोड़ा वो चीजें ना समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो ये जो है सॉलिड टाइप रेडियल बेयरिंग, इसमें बॉल बेयरिंग के हम फर्दर टाइप लेके चल रहे हैं बॉल बेयरिंग के। ठीक है, तो बॉल बेयरिंग के हमारे फर्दर टाइप हो गए लाइक डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। इसके फर्दर टाइप है, फर्स्ट है डीप ग्रूव वॉल बेयरिंग। अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपको नाम दिख रहे हैं ना, ऐसे कुछ पता नहीं होगा क्या, अभी सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी छोटी छोटी, बस बहुत ही ब्रीफ में है ना। एक हो गया हमारे पास सेल्फ अलाइनिंग वॉल बेयरिंग। ठीक है, थर्ड हो गया हमारे पास एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग। थर्ड इज द एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग, and the next one is fourth one is thrust bearing। ठीक है, इंपॉर्टेंट बेयरिंग्स के नाम लिख रहा हूं बस। ठीक है, थ्रस्ट बेयरिंग। ठीक है, ऐसे ही रोलर बेयरिंग के कुछ अपने टाइप हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टाइप हैं जो आपके जनरली नाम आ जाते हैं कभी कभी ईएससी में। फर्स्ट वन इज द सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग, ऐसे रोलर बेयरिंग। ठीक है, सेकेंड वन इज tapered roller bearing, then third one is spherical roller bearing, then fourth one is needle roller bearing। ठीक है, हम जो स्टडी करेंगे वो जनरली बॉल बेयरिंग के ऊपर करेंगे, है ना। हमारी जो स्टडी रहेगी गेट में वो जनरली बॉल बेयरिंग होती है, जनरली हम रोलर बेयरिंग के ऊपर स्टडी नहीं करते हैं। बट हाँ, जहां रोलर बेयरिंग का आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, जो मैं के की वैल्यू लेके चलूंगा वो बस वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम दोनों पर स्टडी नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, बट जनरली हम बॉल बेयरिंग को लेके चलते हैं। तो अभी ये बॉल बेयरिंग का या किसी भी, इसमें चाहे मैं रोलर लगाऊं चाहे बॉल लगाऊं, ये बेसिकली सॉलिड टाइप बेयरिंग है। अभी मैंने ये आपको टाइप लिखवा दी है। ठीक है, बट इन टाइप के हिसाब से हम जो बात करने वाले हैं वो मैं आपको डायग्राम में भी भेजूंगा जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाए। बट उससे पहले एक स्केच बनाने की कोशिश करूंगा, वो देख लो। ठीक है, लाइक सबसे पहले हम अगर इसको सामने से देखते हैं, रेडियल बेयरिंग है ना, तो रेडियल बेयरिंग में ऐसा कुछ दिखेगा। रेडियल बेयरिंग है तो ऐसा कुछ दिखेगा। ये एक दो स्केच लेके चलने हैं, फिर बाद में इजी हो जाएंगी सब चीजें। ठीक है, ये चीज हमारे पास ऐसे अभी फिलहाल ये बन के आ गई ऐसे करके ना कुछ। इसमें एक तो ये हो गया और एक ये लेके चलो एस से। ठीक है, और ये एस से। ठीक है, और इसी में एग्जैक्टली इसी के ऊपर से ये ऐसे। कुछ थोड़ा समझ में आया मैंने क्या किया? मतलब मैंने यहाँ पर कुछ इंटरफेरेंस कराया, किस चीज का? शाफ्ट का। एंड जो ये येलो कलर वाला दिख रहा है ना, ये तो भी शाफ्ट,
ठीक है, अगर सीक्वेंस वाइज देखोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। ये होगी शाफ्ट जो कि क्या करेगी, रोटेट, बट वो क्या है, इंटरफेरेंस फिट के साथ में कनेक्टेड है। इसके येलो कलर का जो ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, येलो कलर का जो ये पार्ट दिख रहा है, इसमें क्या है, इसमें है, इसको बोला मैंने, ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ये लुब्रिकेशन नहीं है ना, ये हमने ये वाला अलग कलर से कुछ थोड़ा ऐसे करके दिखा दिया, ये है मेरा इनर रेस। इसे क्या बोलते हैं, इनर रेस, जो क्या कर रहा है, जो मोशन में है, ठीक है, जो मोशन में है, ठीक है, ये मेरा इनर शाफ्ट है एक तरह से, ठीक है। तो इनर रेस मोशन में आएगा किसके बेसिस पर, शाफ्ट के बेसिस, शाफ्ट घूमेगा तो ये घूमेगा, ठीक है। इसको यार थोड़ा मतलब रोलर मत मान लेना कहीं इस चीज को, ये हमारा ऐसे, मतलब ऐसे कर लो, इसे पता लगा इसे रोलर मान लो ऐसे ना, ये हेड सेक्शन मान रखा है पूरा, इसे बोल दिया मैंने इनर रेस, ठीक है, ये हो गया इनर रेस, ठीक। अब ये जो पार्ट है ना, जो यहाँ पर है, यही वो पार्ट है जो कि एक साइड को तो वैसे का वैसे ही रखेगा और एक साइड को रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करेगा। तो अगर ये चीज मोशन में आए, ठीक है, और एक्सियल फोर्स या रेडियल फोर्स को झेल भी ले, तो उस सेंस में क्या होगा कि इसको और ये वाला जो पार्ट है, जिसे हम आउटर रेस बोल रहे हैं, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जिसे हम आउटर रेस बोल रहे हैं, वो किस चीज में फंसा हुआ है, ये आउटर रेस है, ये हाउसिंग में, वेरी गुड, ये हमारा हाउसिंग में फंसा हुआ है। तो इसका फिगर अगर मैं हाउसिंग का बना रहा हूं तो ये कुछ ऐसे दिख जाएगा, ठीक है, अगर मैं हाउसिंग की बात करूं तो ये फिगर आपको कुछ ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने इस हाउसिंग में ये वाली जो चीज है, इसको थोड़ा सा ऐसा बना दूं, ये आपको कुछ ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इस हाउसिंग की बात करूंगा तो हाउसिंग तो फिर मेरी पूरी होगी एक तरह से, है ना, ये चीज तो मेरी पूरी होगी। तो ये आउटर रेस में चाहे तो एक सर्कल बना के दिखा दो, नहीं तो पूरी हाउसिंग बना के दिखा दो। तो इसका मतलब जो आउटर रेस है, जो मैंने ये वाली चीज दिखाई थी, इस आउटर रेस को हम क्या बोलेंगे, जनरल फिगर के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, आउटर रेस को हम क्या बोल देते हैं, फिक्स्ड, जबकि इनर रेस क्या होता है, मोशन में, यानी कि रोटरी, ठीक है, ये किसमें है, रोटरी मोशन में। तो इन दोनों के बीच में, रोटरी मोशन एंड फिक्सिटी के बीच में जो चीज है वो क्या है, वो है हमारे जो इस मोशन को परमिट कर सके, तो वो क्या है, वो है मेरे रोलर्स, ठीक है, वो क्या है, रोलर्स, क्योंकि इनसे ही परमिट होगी ये जो रोटेशन है, ठीक है। अगर ये ना हो, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाना है, एक सेकेंड, यहां से अभी बता दूंगा ऐसा क्यों बना रहा हूं, बस 2 मिनट, थोड़ा फिगर सही बन जाएगा तो थोड़ा सही से माइंड में आ जाएगा ना चीजें। ठीक है, वो थोड़ा समझ जाना है ना। मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पर ये चीज मोशन करेगी तो ये चीज मोशन करेगा, बट इसका ये वाला पार्ट इसके हिसाब से मोशन नहीं करेगा, तो रिलेटिव मोशन आराम से आ गया, क्योंकि एक चीज इसके साथ तो मोशन कर जाएगी, बट यहाँ पर वो इसको जरूरी थोड़ी है कि वो इस चीज को मोशन करा देगी, पॉइंट कॉन्टेक्ट है सिंपली, ठीक है। तो यहाँ जो ये चीज होती है ना, ये जो कनेक्शन होते हैं, ये बेसिकली होते हैं किससे, केज से कनेक्टेड, ऐसे, इसको एक अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ये होता है यहाँ पर केज, ऐसे करके। अब ये जो केज मैंने बनाया ना, इसको थोड़ा समझना, ये जो यहाँ पर केज ऐसे करके ना, मैं एक केज टाइप से बना रहा हूँ, ये फिगर ऐसे करके एक केज टाइप से बना रहा हूँ, ये ऐसे, ठीक है। ये है केज, जो है ना केज शेप, वो बेसिकली हमारा इनर रेस का आउटर शेप, वो हमारा इनर रेस का आउटर शेप है। और जबकि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट यहाँ पर आ रहा है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है, ये केज का वो पार्ट है जिसके अंदर से हमारे पास ये रोलर्स क्या हैं, ऐसे इसके बीच में ये चीज, ऐसा क्यों बना रहे हैं हम, ये केज क्यों बना रहे हैं, इसको फील करेंगे अभी। बस ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अंदर की तरफ ले लिया, बट वो उससे अंदर नहीं है, मतलब वो इसके ऊपर ऊपर ही है, ठीक है। तो ये केस जो मैंने इस तरह से लिया है ना, ऐसे, एक्चुअली ये वाली चीज जो मैंने दिखाई है ना, ये 2D में ऐसे दिख रही है, बट वो ना, वो जब आपको मैं फिगर भेजूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीज ऐसे जा रही है ना, दोनों साइडों से जा रही है, ऐसे जा रही है, वो ऐसे जा रही है ना, जिससे कि इस पर ही टच ना हो, ठीक है। वो तो मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे दिखाते हुए शायद आपको दिक्कत आती, तो उस चीज को मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। ऐसे नहीं कि केज से इससे टच होके जाएगा, नहीं, ये गड़बड़ हो रहा है, अगर माइंड में ऐसे लेके चल रहे हो तो फिर गड़बड़ हो रहा है ना।
ठीक है, अगर प्लीज माइंड में अगर ये चीज चल रही है ना तो प्लीज इस चीज को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। कौन सा वाला? नहीं 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 नहीं, ऐसे ना, ये चीज ऐसे है, ऐसे। अब देखो ये चीज बनाना थोड़ा 3D में टफ पड़ेगा, इसलिए मैंने उस फिगर को ना वैसे बना दिया था। है तो वो भी स्फेरिकल, बट उस स्फेरिकल में वो चीज कैसे दिख रही थी, वो चीज हमारी उस तरह से थी। अब ये हो गया बैक साइड से ऐसे आता है। अब देखो ये चीज समझ में आ रही है, तो आई समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? दिस इज द केज और रिटेनर, इसे क्या बोलते हैं, केज और रिटेनर। नहीं समझ में आ रहा होगा ना? एक काम करता हूँ मैं, अब आपको ग्रुप में मैं एक फोटो भेजता हूँ, उससे आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। देखो पहुंच गया ग्रुप में, प्लीज एक बार फोटो देखो, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा वहां से ना। ये हम रिटेनर या केज क्यों लगाते हैं, ये रिटेनर या केज क्यों लगाया जाता है, क्योंकि आपके ये जो बॉल्स है ना, ये जो बॉल्स हैं यहाँ पर, ये एक दूसरे से कोलाइड ना कर जाए। अगर ये एक दूसरे से कोलाइड, हाँ ठीक है, ये चीज पहले से फिक्स की जाती है, ठीक है। और ये जो ये इनर रेस है ना, जो इनर रेस है वो भी इसके साथ फिक्स होता है, फिर शाफ्ट उसमें जाके इंटरफेरेंस फिट करती है। जो ये डिजाइन करना है इनर रेस के साथ फिक्स है ना? हाँ, ये इनर रेस के साथ फिक्स है। ये मतलब क्या होता है ना, जैसे कि आपने इनर रेस फंसा दिया इसके अंदर, उसके बाद जो ऊपर वाला होता है ना, ये वाला, ये फिर बाद में उसको कंप्रेस करके ना, उसको कंप्रेस करके इसके ऊपर चढ़ाया जाता है, जिससे कि इनर रेस, ये जो रिटेनर है ना, इसे क्या बोलते हैं, रिटेनर, इसे बोलते हैं केज। जो ये चीज दिख रही है ना ऐसे करके, जिसके अंदर बॉल्स हैं, ये क्या है मेरी बॉल्स, और ये क्या है, केज या रिटेनर या सेपरेटर, इसके नाम होते हैं केज, रिटेनर और सेपरेटर, जो कि बॉल्स को सेपरेट करता है। क्योंकि अगर सेपरेटर ना लगाया जाए तो बॉल्स ना एक दूसरे के साथ में चिपकती हुई चलेंगी, तो वो यहाँ पर बॉल्स की लाइफ को बढ़ाने का काम करता है। और दूसरा एक स्मूथ मोशन क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ जो प्योर रोलिंग है उसके चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये खुद में यहाँ पर ऐसे रोटेट कर जाएगा, ये खुद में यहाँ पर ऐसे रोटेट कर जाएगा, ये ऐसे, समझ रहे हो ना? अगर ये एक दूसरे से मतलब टकरा जाएं, ठीक है, ये रिटेनर ना हो बीच में, तो क्या होगा, एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे चलेंगे, तो स्लाइडिंग के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे उसमें। इसमें क्या है, इसमें इस एक के अंदर ही इसे रोटेट करना है, ठीक है। तो ये ना एक सेक्शन कटा हुआ फिगर है जो ये दिखाया हुआ है ना, जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। ठीक है, कश्यप जी समझ में आया? सागर जी क्लियर हुआ कुछ जो मैं समझा रहा था? एक फिगर मैंने भेजा है, उसको भी देख लो, ठीक है। वो एक मतलब एक 3D टाइप से कट फिगर है, जिससे आपको थोड़ा अंदर का क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा। तो ये अंदर में ना ग्रूव होते हैं, इसमें ऐसे ग्रूव, वो ग्रूव आप शायद उसी फिगर में देख सकते हो, सीधे आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? देख लिया वो फिगर, ठीक। तो अंदर ग्रूव होते हैं, ठीक है, गुड, चलो बढ़िया। देखो मुझे जो काम है, ये जो आपके पास ये था, क्या बोलते हैं, बॉल बेयरिंग, उस बॉल बेयरिंग में ये जो एग्जांपल मैंने भेजा है, ये डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग का होता है, जो कि जनरल हमारी बेयरिंग होती है। जनरल बेयरिंग के आपके फिगर ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग, इसका मैं फिगर भेज रहा हूँ, इस फिगर को देख लो। क्या चीज? ना 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 ना, ऐसे नहीं डलती है, ना ना ऐसे नहीं डलती। देखो ये आपको 2D में दिख रहा होगा, जो आपने अभी फिगर भेजा ना, मैं अभी दूसरा और भेज देता हूँ जरा, एक मिनट। ये है आपका सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग, ये होती है सेल्फ अलाइनिंग जो अभी भेजा है। देखो इसमें ना, इसमें ये वाली जो चीज है ना, एंगुलर, इसमें सॉरी, इसमें डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग में, अभी ना योगेश जी को एक डाउट हुआ, तो उस चीज को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये हो सकता है सभी को डाउट होता हो कि आप जो ये ऊपर वाला सेक्शन देख रहे हो ना, ऐसे वाला ऊपर वाला, ये आउटर रेस का है। उस फिगर में चेक करो, ये आउटर रेस है ऐसे करके, और ये हो गई इनर रेस, दिख रही है ऐसे। आउटर रेस ऐसे घूम के आ रही है, नहीं नहीं फर्स्ट वाले में, डीप ग्रूव वाले में, जो आपका क्वेश्चन है ना उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। ये क्या है, आउटर रेस ऐसे घूम के आ रही है, ये इनर रेस ऐसे घूम के आ रही है। यहाँ से इनर रेस फिर से ऐसे दिखेगी अगर मैं बीचों बीच कट कर रहा हूँ तो, और यहाँ से आउटर रेस बैक साइड ऐसे दिखेगी, ऐसे आएगा। आप ये जो सोच रहे हो ना कि जो बॉल पड़ी है, ठीक है, बॉल पहले क्या डाली गई,
पहले तो बिल्कुल उसके ग्रूव्स जो कटे हुए हैं ना उन्हीं में डाली गई, ऐसे ग्रूव्स कटे होते हैं इसमें, तो ये बॉल्स आपके ऐसे आ गई बिल्कुल एकदम ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ग्रूव कटा हुआ है, इसमें आपने बॉल डाल दी ऐसे, और ये बॉल ना अभी 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 क्या है, अभी यहाँ पर स्पेस है बॉल डालने का, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, स्पेस है बॉल डालने का, एक बार बॉल गई इस ग्रुप में, ऐसे सारी के सारी ग्रुप में बॉल जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी। अभी क्यों क्या है स्पेस, किस तरह का स्पेस है, यहाँ से भी जाने का। बट जब ये इसमें बॉल्स आ गई है ना, अब क्या करेंगे, अब साइडों से इसे करते हैं कंप्रेस, तो ये साइडों से जब ये कंप्रेस होगा ना, जब ये साइडों से कंप्रेस होगा तो ये ऐसी शेप बना लेगा, ठीक है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रही है, फिगर में दिख रही है ना ऐसे, इस फिगर में देखो चेक करो, कंप्रेस होने के बाद ये वाली चीज क्या हो जाती है, ऐसी शेप बनाती है। इस साइडों से कंप्रेस कर रहे हैं, साइडों से ऐसे करके, ऐसे साइडों से कंप्रेस करेंगे ना इसे, ठीक है, तो साइडों से कंप्रेस करने पर ये शेप ना ऐसी बन के आ जाएगी ऐसी करके, तो ये ग्रूव और अच्छे से दिखेगा आपको, और उसी में आपकी जो ये बॉल है, ठीक है, ये फंस जाएगी, ठीक है। जो ये हाँ जो साइड है ना, हाँ साइडों को कंप्रेस किया, मतलब बॉल का जो ऐसे जो बियरिंग का ऐसे फिगर बनता है ना, ऐसे फिगर आप इसको इधर से ऐसे करके कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली जो चीजें हैं ये दबेंगी, और ये जब दबेंगी तो क्या बनेगी, ग्रूव और अच्छे से बनेगा और उसके अंदर बॉल फंस जाएगी, ठीक है। तो बॉल बेयरिंग ये होती है, फिक्स हो जाती है, मतलब ये चीजें अगर आपने इसे हटाया तब बॉल निकलेगी, नहीं तो बॉल नहीं निकल सकती, ठीक है, बात ये होती है। क्लियर है, ऐसे ही रोलर डाले जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये चीजें तो वो थी जो कि थोड़ा सा आप सोच सकते, मतलब जो आपकी प्रैक्टिकल चीजें हैं ना, वो ऑब्वियस है कि ये गेट में नहीं आने वाली, ठीक है। अभी जो हमारे पास ये फिगर था, ये भी बेसिकली ईएससी वाला ही पार्ट है कि डीप ग्रूव वॉल बेयरिंग हो गई, ये पूरा रेडियल को काम करेगा, क्योंकि एक्सियल में इसमें कुछ है ही नहीं, एक्सियल थ्रस्ट इसमें कुछ है ही नहीं, डीप ग्रूव वॉल बेयरिंग रेडियल में अच्छे से काम करता है। सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग आपने देखा होगा थोड़ा सा, सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग में अब देखो जरा, सेकंड वाला जो फिगर भेजा है मैंने, सेकंड वाला जो फिगर भेजा उसमें क्या है कि अगर शाफ्ट थोड़ी सी टिल्ट हो जाए ना, थोड़ी सी टिल्ट हो जाए तो ये अपने आप को टिल्ट कर लेता है। अब इसका मतलब ये मत समझना कि जैसा इस फिगर में दिखा रखा है कि पूरी शाफ्ट टिल्ट हो गई, ठीक है, पूरी शाफ्ट टिल्ट होगी तो सिर्फ जो शाफ्ट है वो आगे कहाँ जाएगी, ठीक है, या तो फिर वो एंडिंग टाइप पे लगी हुई हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो अलाइनमेंट है ना वो इस सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग से मिल जाता है, इस तरह की शेप होती है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग, ठीक है। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग को और मैं बोल देता हूँ आपको, भेज देता हूँ, एक सेकंड रुकना। एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग मैं आपको दोनों ही भेज रहा हूँ, एंगुलर भी और थ्रस्ट भी, ठीक है, दोनों एक साथ ही भेज दिया। जो शुरू वाला है ना जो अभी भेजा है उसमें सब ऊपर वाला जो है, जो आपका डीप ग्रूव वॉल बेयरिंग जैसा दिख रहा है, ठीक है, वो है एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग। उसमें जरा यहाँ देखना, बस ध्यान देना इस जगह, किस जगह, इस जगह ध्यान देना, जो इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है ना ऐसे करके, उस पर ध्यान दो, ऐसे इस पर थोड़ा यहाँ ध्यान दो, ऐसे कुछ बना हुआ है ना, ऐसे बना हुआ है, ये थोड़ा ध्यान दोगे ना तो आपको एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग में दिखेगा कुछ ऐसा ना, ठीक है। तो ये चीज क्या कर रही है, ये चीज आपकी जो थ्रस्ट है ना, थ्रस्ट ऐसे अगर फोर्स लग रही हो शाफ्ट पे, भाई शाफ्ट तो इसके बीच में यहाँ पर होगी ना, ऐसे करके ऐसे आ रखी होगी शाफ्ट, अगर उस पर एक थ्रस्ट फोर्स लग रही है, ऐसे वाली थ्रस्ट फोर्स लग रही है, क्या वो इससे एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग से क्या झेल सकती है, थोड़ी बहुत, बिल्कुल झेल सकती है, ठीक है। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग, और अगर ये एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग के हिसाब से देखोगे तो ये एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग इस चीज को ऐसे झेलेगी, बट ये क्या करेगी, जरा ध्यान, एक चीज और है, इसका ड्रॉबैक भी है थोड़ा इस वाले फिगर का, सिर्फ जो अभी एक दिखाया है, ये घूम के ऐसे आएगा तो ये ऐसे बनेगा, ये घूम के ऐसे आएगा तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये, तो अब जरा देखना इसका नेट ये आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इस पर खुद में एक फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, अगर एक्सियल थ्रस्ट है तो इसमें खुद में, अभी क्या है, अभी अगर आप इसको डबल, ठीक है, डबल एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग कर लोगे ना, डबल में क्या होगा कि जो इसका एक्चुअल वाला फोर्स है वो भी आपका कंपनसेट हो जाएगा। एक्चुअल डबल कैसे करोगे कि इसी का जो ये वाला शेप आ रहा है उसी के साथ में आप क्या कर दो, एक शेप ऐसी भी लेके चल लो डबल में। आप जरा सोचना, यहाँ पर एक आई तो इसका क्या होगा ऐसे, और ऐसे ही जब इसका अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट में ऐसे, ठीक है। तो यहाँ ये चीज ऐसे आ गई, ये चीज ऐसे आ गई, देखो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो डबल एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग क्या होती है हमारी, ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जितनी मैं बता रहा हूँ ये सब ईएससी वाला पार्ट है, ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ फिगर दिखा रहा हूँ जिससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। और एक हमारा हो गया थ्रस्ट बेयरिंग। थ्रस्ट बेयरिंग में मैंने आपको लास्ट वाला फिगर भेजा,
थ्रस्ट बेयरिंग बेसिकली क्या करेगी, एक्सियल फोर्स को ही झेलने की कोशिश करेगी, उसमें रेडियल फोर्स झेलने की कैपेसिटी कम भी हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर लास्ट वाले फिगर को देखो, बेयरिंग कैसी है और शाफ्ट कहां से आएगी, ठीक है। बेयरिंग के ऊपर शाफ्ट वाला जो पार्ट है ना वो इस तरह से रोटेट हो सकता है आराम से। नहीं समझ में आ रहा? ये कैसे लगेगी? हाँ ये ऐसे लगेगी जैसे आप सोच रहे हो ना, ये बिल्कुल वैसे ही लगेगी। वहां पर सोचो जैसे पाइवट बेयरिंग था ना लास्ट में, है ना, यहाँ पर आपने इस पाइवट बेयरिंग में एक शाफ्ट रखी और शाफ्ट में यहाँ पर क्या दे दिया, ग्रूव दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, लुब्रिकेशन। बस ये जो लुब्रिकेशन है वही तो काम करता है कि इसके रोटेशन को रोक के ना बस एक्सियल फोर्स को तो दे दे। बस यहाँ अगर मैं लुब्रिकेशन की जगह क्या कर दूं, बोल्स लगा दूं, दिख रहा है वो लास्ट वाला फिगर, बोल्स लगा दूं इसको ऐसे। जो नीचे वाला फिगर है ना, जो नीचे हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, इंक्लाइंड वाला नहीं, हॉरिजॉन्टल वाला, उसको क्या करो वर्टिकल ऐसे दिखा दो। तो यहाँ पर क्या आ गई, बोल्स, है ना। जो उसका ऊपर वाला पार्ट है उसे किससे कनेक्ट कर दो, शाफ्ट से। अब शाफ्ट को इसके साथ में फिक्स कर दो तो क्या होगा कि शाफ्ट तो घूम जाएगी, तो ये वाली चीज घूमेगी, बट ये किसके ऊपर घूमेगी, इन बॉल्स के ऊपर। एक्सियल फोर्स को अभी भी क्या हो सकता है, आराम से झेल सकता है पार्ट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सियल थ्रस्ट बेयरिंग, ठीक है। तो ये कुछ फिगर थे जो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। ये बेसिकली गेट में जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं इनसे, ठीक है। बस थोड़ा बहुत क्योंकि नाम आ रहे थे तो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर ब्रीफ कर दिया, बहुत ब्रीफ, ठीक है। ऐसे ही हमारे रोलर बेयरिंग होती है। रोलर में क्या होता है, थोड़ा इस तरह की शेप होती है, ये रोलर्स ऐसे होते हैं। वो सिर्फ बॉल नहीं होगी, वो रोलर्स होंगी। इनर रेस और आउटर रेस के बीच में रोलर्स होते हैं वहाँ बॉल की जगह, ठीक है। अगर क्रॉस सेक्शन व्यू देखोगे तो अभी भी ऐसा ही दिखेगा। अगर इसका भी क्रॉस सेक्शन व्यू देखोगे तो अभी भी ऐसा ही दिखेगा जैसे मैंने अभी हाउसिंग का बनाया था यहाँ पर ना, ठीक है। ये ऐसा ही दिखेगा आपको इस तरह से ना, ठीक है। चलो, तो इतनी कहानी हमारी हो गई अभी फिलहाल, ठीक है। आउटर रेस, इनर रेस, ये सारी चीजें हमारी हो गई, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा गेट की तरफ, ठीक है। ये तो हो गया एक बेसिक फंडा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं इसमें सबसे ज्यादा एक्सियल फोर्स झेलने वाली बेयरिंग कौन सी है, लास्ट वाली थ्रस्ट बेयरिंग। थ्रस्ट एक्सियल फोर्स झेलने वाली कौन सी है, थ्रस्ट बेयरिंग। लास्ट वाली रेडियल थ्रस्ट बेयरिंग, बॉल बेयरिंग के अंदर, बॉल बेयरिंग के अंदर थ्रस्ट बेयरिंग, ठीक है। और जो हमारा रेडियल फोर्स झेलता है वो कौन सा है, सबसे ज्यादा रेडियल फोर्स जो झेल सकता है थ्रस्ट में, हाँ, जिसे हम एक्सियल फोर्स बोलते हैं, हाँ, जो हम एक्सियल फोर्स बोलते हैं। तो थ्रस्ट बेयरिंग हमारा एफ पे ओनली झेलता है, एफ आर नहीं आता उसमें, मतलब रेडियल फोर्स नहीं आएगा ना उसमें, ठीक है। एंगुलर बेयरिंग हमारा रेडियल फोर्स झेल सकता है, रेडियल फोर्स झेलेगा बट कम झेलेगा, एक्सियल फोर्स भी झेलेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ जो डबल एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग है ना, डबल एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग, वो आपका एफ आर बाई एफ ए उसमें क्या होता है, लेस देन वन। लेस देन वन मतलब एफ ए उसमें ज्यादा झेला जाता है डबल एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग। क्यों, क्योंकि वो हमारा क्या कर रहा है, एक्सियल फोर्सेस को कैंसिल आउट कर रहा है, तो कितना ही फोर्स लगाओगे वो कैंसिल आउट होना है, ठीक है। तो इसका मतलब एफ ए उसमें क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू एफ आर, झेलने की कैपेसिटी है ये क्या है हमारी, कैपेसिटी टू विदहोल्ड, कैपेसिटी टू विदस्टैंड दी फोर्सेस, दी लोड, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी ये सेंस बन के पूछा जा सकता है, तो वो आप थोड़ा समझ जाओगे इस चीज को, ठीक है। गेट में नहीं पूछा जाता, ये सब कुछ ईएससी वाले पार्ट में आता है, ठीक। चलो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने गेट की तरफ, ठीक है। हमारे यहाँ जो आता है, हमारे यहाँ जो आता है वो आता है बेसिकली फॉर्मूले से क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले हम लेके चलते हैं पैरामीटर्स, हेडिंग डालिएगा, पैरामीटर्स यूज्ड इन दी, पैरामीटर यूज्ड इन दी selection of, parameter used in the selection of an AFB, parameters used in the selection of an AFB। AFB क्या होता है, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। AFB क्या है हमारा, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। क्यों भाई, क्योंकि अगर मेरे रोलर्स हैं, इस एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग किसे बोलते हैं, बॉल एंड जो रोलर। अगर मैं बॉल की बात करूं बेसिकली, तो बॉल क्या है मेरा, पॉइंट कॉन्टेक्ट, पॉइंट कॉन्टेक्ट। रोलर भी हमारा क्या है, हद से लाइन कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेंगे, बहुत कम, सरफेस कॉन्टेक्ट तो है नहीं, जबकि हमारा लुब्रिकेशन क्या कर रहा है, एक तरह से सरफेस कॉन्टेक्ट कर रहा है लुब्रिकेशन। तो वहां क्या है, वहां फ्रिक्शन ज्यादा है, यहाँ पर फ्रिक्शन क्या है, कम है। तो ये बॉल एंड रोलर जो है वो फ्रिक्शन कम दे रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर इसको हम क्या बोल देते हैं, इन द इंडस्ट्री एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। बॉल बेयरिंग हमारी जनरली क्या कहलाती है, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, ठीक।
तो पैरामीटर्स यूज्ड इन द सिलेक्शन ऑफ द एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। ठीक है सुंदरम जी, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या बात की थी, एक्चुअली अभी हमने ईएससी वाला पार्ट थोड़ा कवर किया था। मैंने अभी बॉल बेयरिंग का वो जैसे जैसे बनती है ना उनके बारे में डिस्कशन किया था। बॉल बेयरिंग जैसे जैसे बनती हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था, कौन कौन से टाइप होते हैं बॉल के एंड रोलर बेयरिंग के, वो थोड़े हमने लिखे थे यहाँ पर। ठीक है, अभी जो मेन पार्ट है ना वो अभी से शुरू हो रहा है, गेट वाला। जैसे जनरली गेट में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इससे आगे से आते हैं, जो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो क्या है पैरामीटर्स used in the selection of an AFB। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग हमें डिजाइन करनी है, उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास हो गया इक्विवेलेंट लोड। ठीक है, और बेसिकली हम इक्विवेलेंट लोड से लेके चलेंगे, उसके बाद हम लाइफ की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात की बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट लोड क्या होता है, उसी के बाद में हम रेटेड लाइफ को ऐसे ही समझेंगे फर्स्ट सेकंड करके। तो इक्विवेलेंट लोड, ये छोटा सा सबसे पहला हेडिंग हो गया इक्विवेलेंट लोड। इसको कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट लोड का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ये थोड़ा प्लीज आपको याद रखनी है ये चीजें। PE इक्वल टू S ब्रैकेट XVFR प्लस YFA। यहाँ पर ये क्या क्या चीजें हैं वो मैं लिख रहा हूँ, वही इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला प्लीज आपको याद रखना है, दिस फॉर्मूला इज टू रिमेम्बर। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा जब भी इक्विवेलेंट लोड फॉर द बॉल बेयरिंग की बातें हो या रोलर बेयरिंग की बातें हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो S है, S is defined as the service or shock factor। S is defined as the service or shock factor। ठीक है, S is defined as the service or shock factor। It is equal to 1/4, प्लीज साथ में लिखते रहिएगा। It is equal to 1/4 steady loads। ठीक है, it is equal to 1.54 light shocks। 1.54 लाइट शॉक्स। ये है तो बॉल बेयरिंग ना, एक तो हो गया सिंपली लोड लग रहा है, और एक क्या हो रहा है बार बार उस पर लोड फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अगर लाइट शॉक है तो क्या हो गया 1.5, और अगर हमारे पास मॉडरेट शॉक है तो 2। मॉडरेट शॉक्स के लिए होता है 2, मॉडरेट शॉक्स के लिए हो गया 2। ठीक है, एंड अगर 2.5 है तो हैवी शॉक्स। ठीक है, 2.5 है तो हैवी शॉक्स। ठीक है, और 3 है एक्स्ट्रा हैवी शॉक्स। 3 है एक्स्ट्रा हैवी शॉक्स, मतलब बहुत ज्यादा डायनामिक लोडिंग लगा रखी है, बार बार फोर्स एकदम अलग अलग मैग्नीट्यूड का चेंज होके आ रहा है। तो ये हमारे पास हो गया सर्विस फैक्टर और शॉक फैक्टर। ठीक है, सर्विस फैक्टर और शॉक फैक्टर। अभी जो x और y है उनको लिख लीजिएगा। x इक्वल टू रेडियल लोड फैक्टर, इसे क्या बोलते हैं x को, x है हमारा रेडियल लोड फैक्टर। क्वेश्चन में ना दिया हो तो 1 मानोगे। ठीक है, y है हमारा एक्सियल लोड फैक्टर। अगर क्वेश्चन में आपको रेडियल वर्ड नहीं दिया हुआ कि रेडियल फोर्स नहीं है तो फिर एक्सियल फोर्स होगा। तो अगर रेडियल फोर्स नहीं है तो x क्या हो गया 0। ठीक है, तो x इक्वल टू 1, ये चीज x के लिए है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 4। x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 4 किसके लिए होगा, जब x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 बोल रहा हूं मैं, मतलब जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेडियल लोड हो, एक्सियल लोड हो ही ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हो FR ओनली, FA क्या हो यहाँ 0। अगर FA मतलब एक्सियल फोर्स है ही नहीं तो y क्या होगा 0 और x क्या होगा 1। ठीक है, तो समझ रहे हैं कि FR ओनली मतलब हमारे पास जो सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग्स हैं उनका डायरेक्टली काम हो रहा है। ठीक है, और अगर हमारे पास x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 1 है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक्सियल फोर्स वाला फैक्टर आ रहा है, ये फैक्टर तो 0 होता जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर होगा FA ओनली। यहाँ पर क्या होगा FA ओनली। तो यहाँ पर कौन सी वाली बेयरिंग्स यूज हो रही होंगी, थ्रस्ट बेयरिंग्स। यहाँ पर कौन सी होंगी थ्रस्ट बेयरिंग, जबकि यहाँ पर कौन सी होंगी रेडियल बेयरिंग्स।
है तो रेडियल ही, बट उसमें ये थ्रस्ट है और ये हमारी सिर्फ और सिर्फ रेडियल। लाइक हम कौन सी वाली यूज कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल रोलर यूज कर सकते हैं, या फिर डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल रोलर या डीप ग्रूव बॉल, जबकि थ्रस्ट बेयरिंग हमारी एफ ओनली के केस में आएगी। ठीक है, तो एक्स वाई हो गया, एस हो गया। अब चलते हैं वी की तरफ। वी इज द रेस रोटेशन फैक्टर। ठीक है, वी क्या है हमारा, रेस रोटेशन फैक्टर। वी है रेस रोटेशन फैक्टर। रेस क्या थी भाई, रोटेशन फैक्टर, रेस क्या थी, रेस, इनर रेस और आउटर रेस। तो ऐसे ही वी भी हमारा इनर रेस और आउटर रेस के हिसाब से आ जाएगा। v इक्वल टू 1/4 इनर रेस रोटेशन, v इक्वल टू 1/4 इनर रेस रोटेशन एंड v इक्वल टू 1.24 आउटर रेस रोटेशन। मैंने अभी जब आके आपको समझाया तो मैंने हमेशा इनर रेस रोटेशन की बात की है, आउटर रेस रोटेशन नहीं। आउटर रेस रोटेशन कब होगा, जब आपके पास क्या हो, होलो शाफ्ट। होलो शाफ्ट को घुमाना है, थोड़ा इस वाले फिगर में सोचो, होलो शाफ्ट को घुमाना है, इस वाले फिगर में सोचना जरा। होलो शाफ्ट को घुमाना है तो बियरिंग कहाँ लगाओगे, अंदर, है ना। और जो अंदर वाला पार्ट है उसे क्या रखोगे, फिक्स। तो इनर रेस क्या होगी उस कंडीशन में, फिक्स। आउटर वाली जो सरफेस है वो वाली किससे हो जाएगी, इनर जो होलो शाफ्ट है उसके इंटरफेरेंस फिट में आ जाएगी, है ना। ऊपर से उसको ठोक दोगे और अंदर क्या होगा, ये वाला पार्ट है उसे फिक्स कर दोगे। ठीक है, इस तरह से, क्लियर। तो ये जो हो गई हमारी, इसके लिए पर्टिकुलर हमारा नाम आता है v इक्वल टू 1.44 आउटर रेस रोटेशन। मतलब ये है सॉलिड शाफ्ट के लिए, है ना, और ये हो गई हमारी होलो शाफ्ट के लिए। चलो यहां तक ये वाली चीजें कंप्लीट। अब आ गया एफ आर और एफ ए। ये आपको पता है, एफ आर इज द रेडियल फोर्स एंड एफ ए इज द एक्सियल लोड। एफ आर है हमारे पास रेडियल लोड एंड एफ ए है एक्सियल लोड। ठीक है, तो इतना तो आपको पता ही है, उसकी मुझे कोई दिक्कत है नहीं। एफ आर रेडियल एंड एफ ए एक्सियल। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला 1 क्या है, पी इक्वल टू इक्वलेंट लोड है पीई, है ना, इक्वलेंट लोड पी इक्वल टू एस एक्स वी एफ आर प्लस ये आपका वाई एफ ए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा, इक्विवेलेंट लोड कभी कभी इस तरह से आ जाता है। मान लीजिए आपने ये बियरिंग बनाई हुई है ऐसे करके ना, मान लीजिए आपने ये बियरिंग यहाँ पर ऐसे ये लगाई हुई है। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये शाफ्ट ऐसे जा रही है, दूसरी बियरिंग यहाँ पर और मान लो ऐसे करके, ये बियरिंग आपने दूसरी यहाँ पर ऐसे, फिगर स्पेशली बनता जा रहा है, कोई नहीं बनने दो। ठीक है, ये बियरिंग ऐसे है, शाफ्ट यहाँ से ऐसे निकला हुआ है, शाफ्ट ऐसे निकला। ये जो अकेली बियरिंग है इसके ऊपर कौन कौन से लोड आ सकते हैं, एक आ सकता है एफ आर, एक आ सकता है एफ ए, आ सकता है। एक बियरिंग की अगर स्टडी कर रहे हैं हम, इस बियरिंग पर एफ आर भी हो सकता है, एफ ए भी हो सकता है। ठीक है, अब एक बात सोचो, अगर मैंने इस शाफ्ट के ऊपर कुछ अलग ऑपरेशन था, है ना, मान लीजिए अभी मैंने इस शाफ्ट के ऊपर मान लीजिए बेल्ट कॉम्बिनेशन कर दिया, एक बार मैंने गियर कॉम्बिनेशन कर दिया, और एक बार क्या कर दिया, इधर से शिफ्ट करना है, मतलब कुछ फोर्स लगा दिया। ठीक है, समझ रहे हो, शाफ्ट पर आप कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हो ना। तो जब शाफ्ट पर आप कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हो, मान लेते हैं इस तरह का, तो इस बियरिंग पर टोटल लोड, जैसे इक्विवेलेंट लोड मैंने बोला, तो उस पर टोटल लोड कितना पड़ रहा है एज कंपेयर टू किस कंडीशन में, इन विच कंडीशन ये चीज कैसी दिख रही होगी। जैसे मान लीजिए आज का टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड है, आपने इस टाइम से इस पर एक ऑपरेशन करना शुरू किया जिसमें एफ आर भी था, एफ ए भी था। ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो एफ आर को कितना उसने कितने टाइम तक झेला, इस बियरिंग ने कितने टाइम तक झेला। मान लीजिए आपने ये बियरिंग डिजाइन की थी और इसे कितने दिन तक इस पर लगाना था, 3 दिन तक लगाना था, मान लेते हैं 3 डेज के लिए ये वर्किंग में आनी थी। उस 3 डेज की वर्किंग में मान लीजिए फर्स्ट डे ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाई गई, ऑपरेशन कैसा किया गया इस पर, एक्सियल फोर्स को झेलने का। समझो इस चीज को, है ना। और इस पर रोटेशन कितने आ रहे थे, मान लीजिए फर्स्ट डे में आपने जो इस पर ऑपरेशन किया वो कितने के हिसाब से था, 1000 आरपीएम के हिसाब से, एग्जाम्पल के तौर पर 1000 आरपीएम के हिसाब से इसने एफ ए को झेला, बस
एग्जाम्पल के तौर पर एफ ए क्या है, एक्सियल फोर्स जो कि लोड की डायरेक्शन से आ रहा है, और ये क्या होते हैं, ये होते हैं रोटेशन जो लोड की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहे, सिंपली सी बात है, ठीक है। अब मैंने दूसरे दिन देखा कि दूसरे दिन मुझे कुछ और ऑपरेशन करवाना था, इस पर कॉम्बिनेशन यही था, ऑपरेशन दूसरा करवाना था, बियरिंग वही लगी हुई है अभी, ठीक है। आपने क्या कहा कि इस पर सिर्फ और सिर्फ क्या आया, रेडियल फोर्स आया, सिर्फ और सिर्फ उस ऑपरेशन में क्या आया, ये ऑपरेशन 1 था पहले दिन, ये ऑपरेशन 2 हो गया दूसरे दिन, ठीक है। तो ऑपरेशन 2 में क्या है, सिर्फ एफ आर आया, और मान लीजिए उसमें रोटेशन कुछ अलग मैंने दे दिए, 500 दे दी, समझो रोटेशन का भी इफेक्ट पड़ता है इस फॉर्मूले में, इसलिए मैं समझा रहा हूं। अगर सेम मान लेता तो हर चीज सेम हो जाती, कैंसिल आउट हो जाती चीजें रोटेशन वाली। मैंने क्या कहा, रोटेशन भी अलग अलग मान लिए, ठीक है। और एक कंडीशन और भी आई ऑपरेशन 3 में, ऑपरेशन 3 ये थर्ड डे हुआ, ये थर्ड डे हुआ, मान लीजिए इसमें फिर से हमारे पास एफ आर आ रहा है, बट इसकी रोटेशन क्या है, अलग थे, मान लीजिए 800 रोटेशन हो गए, 800 रोटेशन चल रहे थे। तो अब इस पर इक्विवेलेंट लोड कितना लग रहा है, बात मेरी समझ में आ रही है कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस बेयरिंग पर 3 दिन में कितना इक्विवेलेंट लोड लगा होगा, इस बेयरिंग पर कितना इक्विवेलेंट लोड लगा होगा, वो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए है हमारा एक फॉर्मूला। अगर मैंने 3 ऑपरेशन किए तो 3, अगर 4 ऑपरेशन किए तो 4, 5 किए तो 5, n किए तो n। समझ रहे हो अब मैं क्या लेके चल रहा हूं, क्या लेके चल रहा हूं, सीधा मल्टीप्लीकेशन नहीं, इसे हम बोलते हैं पी मीन, मतलब मीन इक्विवेलेंट लोड। इसका फॉर्मूला सुनिएगा, इक्विवेलेंट लोड। मैं पहले इन चीजों को ना रिप्रेजेंट कर दूं एक डायग्राम पर, कैसे, ये है एक डायग्राम, थोड़ा डायग्राम में ध्यान से समझना, ये है, हाँ तीनों के लिए अभी ये लग रहा होगा, मैं अभी इक्वेशन लिखूंगा ना तब थोड़ा समझ में आएगा मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, इसको पीएम को क्या बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। मान लीजिए ये वाली एक्सिस क्या है, टाइम की, और ये एक्सिस है लोड की, ठीक है। अभी मैंने मान लीजिए इसको दिन के हिसाब से ना करके मिनट के हिसाब से किया, तो मान लीजिए स्टार्टिंग के 5 मिनट, समझ रहे हो, स्टार्टिंग के 5 मिनट कितने रोटेशन से चल रही थी शाफ्ट, मान लो 1000 रोटेशन से चल रही थी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 1000 रोटेशन से 5 मिनट चल रही थी, तो 5 मिनट में आप 1000 रोटेशन बोल दोगे, बट ये डायरेक्शन किसकी दिखा रहा है, लोड की, और इस लोड की वैल्यू क्या आ रही थी, मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या आ रही थी, एफ ए। समझ में आई, ये 5 मिनट तक एफ ए झेल रहा था, ये कॉम्बिनेशन में समझा देना इसे दिन के हिसाब से, तो इसे मिनट के हिसाब से सोच लो कि 5 मिनट में सिर्फ एफ ए झेल रहा था 1000 आरपीएम पर, तो लोड हमारे पास एफ ए हो गया, ठीक है। अगली ही 5 मिनट के बाद जब ये टाइम आया तो मैंने क्या कहा कि 3 मिनट, कितना, सिर्फ 3 मिनट। अब ये क्या है, 3 मिनट में हमने इसके रोटेशन अलग कर दी और इस पर क्या आ रहा था, एफ आर आ रहा था। अगली 3 मिनट में इसमें क्या आया कि एफ आर आया और इसकी रोटेशन मान लीजिए 500 हो गए, 500 आरपीएम पर ये रोटेशन कर रही है, चेंज हो गए ना इसके शाफ्ट के रोटेशन, जबकि बियरिंग वही है, मैं बियरिंग के ऊपर सोच रहा हूँ ये सारी चीजें। 500 रोटेशन शाफ्ट कर रही है, उस पर आ रहा है सिर्फ मान लीजिए एफ आर, कितने के लिए, 3 मिनट के लिए। अगली 1 मिनट में सोचो, एग्जाम्पल के तौर पर अगली 1 मिनट में मैंने सोचा उस पर आ तो अभी भी एक एफ आर ही रहा है 1 मिनट में, बट अब उसके रोटेशन क्या हो गए, 500 से लेके कितने हो गए, 200 हो गए। तो 200 रोटेशन में एफ आर की वैल्यू जो है वो छोटी आ गई, ऐसा मान लिया मैंने। ये ऑपरेशन क्या है, सब इंडिपेंडेंट है, समझ रहे हो ना, हर ऑपरेशन क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इनके हिसाब से इसमें रोटेशन कितने मान लीजिए n1, इसमें हो गए n2, इसमें हो गए n3, ये क्या है, ये है 3 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 क्यू, ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, 3 को हम क्या बोल देंगे, क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट, क्योंकि 3 ऑपरेशन है तो क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ, इसमें एफ ए लग रहा है, ठीक है, अगर इसमें एफ आर भी लग जाता तो हमारे लिए कौन सा वाला फोर्स आएगा यहाँ पर, मैंने अभी तो एक सिंपल फोर्स बता दिए। मान लीजिए यहाँ एफ ए और एफ आर दोनों लग रहे हैं, यहाँ एफ आर और एफ ए दोनों लग रहे हैं, आपके माइंड में कौन सा वाला फोर्स चलना चाहिए, रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट कहां से आया था अभी, अगर एफ आर और एफ ए किसी पर लग रहे हैं एक टाइम पर, समझ रहे हो, एक टाइम पर ही, मतलब एक ही टाइम पर एक ही ड्यूरेशन में क्या लग रहा है, एफ आर एफ ए दोनों लग रहा है। मैंने एक टाइम का मतलब क्या बोला, जैसे शुरू की 5 मिनट थी ना, तो उस 5 मिनट में सिर्फ और सिर्फ एफ आर ना लग के एफ ए भी लग रहा हो, तो उस टाइम पर क्या निकालोगे, पीई, है ना, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट जो हमारे पास फोर्स आ रहा है, ये वाला इक्विवेलेंट फोर्स, उस इक्विवेलेंट फोर्स को हम क्या बोल देंगे, पीई 1। अगर यहां पर भी 2 चीजें हैं या एक चीज ही है तो हमने क्या निकालना है फाइनली, पीई 2।
यहाँ से क्या निकालना है, PE3। यस और नो? चाहे उस पर कोई से भी फोर्स लग रहे हो, आपको पूरा PE की वैल्यू निकालनी है, S इंटू एक्स इंटू वी इंटू एफ आर प्लस में जो आपका Y इंटू एफ ए, वो पूरा निकाल के चलना है, जो भी चीजें हमारी कंडीशन के हिसाब से है। तो PE1 PE2 PE3 निकल गए। तो यहाँ पर अगर क्यूब है तो उसके हिसाब से क्या हो जाता है, PE1 का क्यूब इंटू N1। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा PE1 का क्यूब इंटू N1 प्लस PE2 का क्यूब इंटू N2 प्लस PE3 का क्यूब इंटू N3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। ये कहलाएगा आपका P मीन। अभी देखो इस फॉर्मूला कैसे याद रखना है, इसको टेंशन मत लो, ये तो अभी 3 के हिसाब से समझाया। अगर ये हमारे पास n टाइम्स दे दे, मतलब काफी अलग अलग चीजें दे दें कि यहाँ पर एक में एक ये हो गया, एक ये टाइम था, एक ये टाइम था, अब अगले टाइम में कुछ और चेंज हो गया, फिर अगले टाइम में कुछ और चेंज हो गया, तो उसे हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर एन के की एक्चुअली मैंने ले लिया है तो उसे कैपिटल एन मान लो। ठीक है, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन के हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, खुद सोच के बताओ, एन रूट ऑफ, समझ रहे हो, एन रूट ऑफ PE1 की पावर n इंटू N1 प्लस PE2 की पावर n इंटू N2 प्लस PE3 की पावर n इंटू N3, समझ रहे हो, ऐसे ही एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, कब तक, n टाइम्स तक, समझ रहे हो, n टाइम्स तक। मान लीजिए n की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई, मतलब 6 टाइम जोन के बारे में बात कर रहा है जहां से चेंजेस हो रहे थे, तो 6 टाइम जोन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 6 रूट ऑफ दिस, इसकी पावर 6 हो जाएगी, N1 हो जाएगा फिर उसके हिसाब से, और यहाँ पर N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5 प्लस N6। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, जैसा जैसा दिया उसी हिसाब से हमारे पास PM आ जाता है। इसको हम बोल देते हैं मीन इक्विवेलेंट फोर्स, मीन इक्विवेलेंट लोड, PM, मीन इक्विवेलेंट लोड। ठीक, समझ में आ गया ना इतना? एक रफली एग्जांपल लिया था मैंने, एक ही बियरिंग के ऊपर की डिजाइन हो रखी है, ठीक है, एक ही बियरिंग के ऊपर, जिस बियरिंग की भी हम डिजाइन कर रहे हैं, स्मॉल n है रोटेशन, N1 रोटेशन, N2 रोटेशन, N3 रोटेशन, 1000 RPM से घूम रही है 5 मिनट तक, उसके आगे 3 मिनट तक घूमी 500 RPM से, है ना, तो वो हमें रोटेशन जोड़ने सीधे हम, स्मॉल n नहीं रोटेशन, ये तो मैं बता रहा, कश्यप जी पूछा कि स्मॉल n क्या है, स्मॉल n क्या है, रोटेशन। उस टाइम के लिए मतलब एक रोटेशन हमारे कहां तक कांस्टेंट रहे, तो 5 मिनट तक 1000 थे, उसके अगले 3 मिनट में 500 थे। ठीक है, ये चीज, ठीक है। ठीक है, तो रोटेशन हमारे टोटल क्या हो जाएंगे, N1 की वैल्यू टोटल क्या होगी, ये तो RPM है, तो रोटेशन हमारे कितने हो गए, 1000 इंटू में 5 मिनट, समझ रहे हो, यहाँ सॉरी ये जो चीज है ना, ये तो 1000 RPM है, तो n की जो नंबर ऑफ रोटेशंस हो गए, नंबर ऑफ रोटेशंस क्या हो गए, 5 इंटू 1000 मतलब 5000। ठीक है, ये वाली चीज क्या हो गई, ये हो गई 500 गुणा 3 मतलब 1500, ये कितना हो गया 200 गुणा 1 मतलब 200 रोटेशंस। मैं इनको लिखवा देता हूँ, ठीक है, इनको मैं लिखवा देता हूँ, पहले यहाँ तक उतार लो, ठीक है, उसके बाद मैं इनको N1 N2 N3 को लिखवा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, हो गया, चलो लिखिएगा, N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 इंटू में 5, 1000 रोटेशन पर मिनट है ना, तो N1 क्या हो जाएगा 1000 इंटू में 5 मतलब 5000 रोटेशंस, ऐसे लिखो इसे, N1 इक्वल टू 5000 रोटेशंस, 1000 इंटू 5, है ना, ऐसे फिर नीचे लिखो N2 इक्वल टू 500 इंटू 3 मतलब 1500 रोटेशंस, N2 इक्वल टू 500 इंटू 3 मतलब 1500 इक्वल टू 1500 रोटेशंस या रिवोल्यूशंस, है ना। उसके बाद N3 लिखो, N3 इक्वल टू 200 इंटू 1 मतलब 200 रिवोल्यूशन या रोटेशंस। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना वेयर N1 N2 N3 वेयर
N1, N2 and N3 are number of revolutions, where N1, N2 and N3 are number of revolutions that a bearing has undergone during the first, second and third operation respectively. That a bearing has undergone during the first, है ना, फर्स्ट ऑपरेशन ये था, देन सेकंड एंड देन थर्ड ऑपरेशन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये था हमारा इक्विवेलेंट लोड का यहाँ पर कंडीशन क्राइटेरिया। ठीक है, इक्विवेलेंट लोड पैरामीटर यूज्ड इन द सिलेक्शन ऑफ एएफबी, उसमें सबसे पहला होता है इक्विवेलेंट लोड। तो इक्विवेलेंट लोड से रिलेटेड जो भी चीजें हो गई वो हमने यहाँ पर कवर कर ली। अब सेकंड पैरामीटर आ जाता है आपका लाइफ ऑफ द बेयरिंग। ठीक है, सेकंड पैरामीटर में लिखेगा लाइफ ऑफ एन एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। सेकंड पैरामीटर में लिखेगा लाइफ ऑफ एन एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। आपके यहाँ गेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन लाइफ से आते हैं। ठीक है, हाँ लाइफ से आते हैं। ठीक, तो बस वही चीज आपको आनी चाहिए मेनली। बाकी जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूँ ये चीजें ठीक हैं, आपको एक्स्ट्रा के हिसाब से मैंने ईएससी के हिसाब से बता दिया थोड़ा बहुत कि बेयरिंग कैसे दिखती है, क्या होता है, बट मेन चीज आपको वो डायनामिक वाले डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी आपकी पता होनी चाहिए। वो सारी चीजें हैं, वो एक फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आता है गेट में। ठीक है, चलो, तो लाइफ ऑफ एन एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, सेकेंड पैरामीटर लाइफ ऑफ एन एंटी एएफबी, ऐसे लिख देता हूँ एएफबी। चलिए, अब इसमें लिखिएगा लाइफ ऑफ एन एएफबी मतलब एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, लाइफ ऑफ एन एएफबी इज डिफाइंड एज life of an AFB is defined as the number of revolutions that a bearing, life of an AFB is defined as, सागर जी वो हमारा रेस है, रेस, इनर रेस एंड आउटर रेस, है ना। Life of an anti-friction bearing is defined as the number of revolutions that a bearing has undergone before the evidence of a first fatigue crack, 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 either in the rolling element that a bearing has undergone before the evidence of a first fatigue crack, either in the rolling element or in the races, either in the rolling element or in the races। races कौन सी हो गई हमारी, इनर एंड आउटर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये चीज बतानी है कि लाइफ क्या है एक बियरिंग की। तो एक बियरिंग की लाइफ आप किस तरह से बताते हो। मान लीजिए आपके पास एक ये बियरिंग है, ये आउटर रेस, ये वाली हो गई इनर रेस और ये हो गई शाफ्ट, समझ गए होंगे आप। ठीक है, ये आउटर रेस है तो ये क्या हो गई फिक्स, ये आउटर रेस है ये वाली। ठीक है, और इसके बीच में क्या है, ये रोलिंग एलिमेंट्स, ऐसे करके ये हमारे क्या हो गए रोलिंग एलिमेंट्स। ठीक है, और ये जो इनर रेस है ये हो गई ये वाली, ये हो गई इनर रेस, और बीच में क्या हो गई शाफ्ट। तो अब एक बात बताइए, बेयरिंग कब फेल होगी। बेयरिंग फेल तब होगी या तो रोलर टूट जाए, ये बॉल्स या रोलर एलिमेंट जो है रोलिंग एलिमेंट है वो टूट जाए, या फिर उसमें क्रैक आ जाए, मतलब एक रोल टूटा तो इसका मतलब बेयरिंग आपकी बेकार हो गई, या फिर आउटर रेस में क्रैक आ जाए, आउटर रेस खराब हो जाए, या फिर इनर रेस खराब हो जाए। शाफ्ट खराब हो जाएगी तो बेयरिंग खराब नहीं, शाफ्ट की अलग डिजाइन है ना। बेयरिंग कब खराब होगी, जब हमारा या तो इनर रेस टूट जाए या आउटर रेस टूट जाए, क्रैक आ जाए उसमें, या फिर इसमें से किसी में भी क्रैक आ जाए रोलिंग एलिमेंट में।
तो तीनों कंडीशन में आपका जो बेयरिंग है वो खराब हो गई। तो अभी हाँ बोलो। केज, हाँ केज भी आपका रोलिंग एलिमेंट में ही है, ठीक है, कि वो टूटेगा, बस उसके टूटने के चांसेस क्या होते हैं, वेरी लेस। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो केज क्या है, वो केज तो इसके साथ साथ जा रहा है ना, घूम रहा है, ठीक है, टूटेगा नहीं। इनर रेस टूटा तो केज ये फिक्स सॉरी, ये फिक्स नहीं है कि इनर रेस टूटा तो केज टूटेगा। केज क्या है, केज सिर्फ सेपरेटर है, सेपरेटर है, वो तो हमेशा घूम रहा है, उसमें तो एक तरह से देखोगे तो स्ट्रेस ही नहीं आ रही। केज एक्चुअली केज था ये वाला, मैंने ना कुछ फोटोज भेजे हैं आपको ना, कुछ फोटोज भेजे हुए हैं उसमें, ऐसे वाला ना, ये था केज, ये वाला। इनर रेस शाफ्ट में इंटरफेरेंस करता है यहाँ पर, ना 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 ना, नहीं, इनर रेस शाफ्ट में इधर वाले पार्ट पर लग रहा है ना, और इधर वाले पार्ट पर ग्रुप पर ये बोला रखी है। बॉल्स देखो, ये चीज थी मैंने स्टार्टिंग में समझाई थी एक्चुअली, कि ये शाफ्ट है, शाफ्ट एकदम इंटरफेरेंस फिट कराएंगे इनर रेस पे, ठीक है, पूरा अच्छे से ठोकते हैं उसे, इनर रेस में ठोक दिया, ये आपके पास फिक्स हो गया। अब ये जो इनर रेस है, एक्चुअली अगर इनर रेस को आप ऐसे फिंगर से भी घुमाओगे ना, वो घूमता रहेगा, ऊपर से इसको पकड़ लो और उसे अंदर से घुमाओगे तो घूमेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या है, ये आपके रोल्स लगे हुए हैं, बॉल्स लगी हुई हैं, ये उसके ग्रूव में घूम रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे इसे आप इसे घुमाओगे, इस पर फोर्स दोगे ना, इस पर टॉर्क दोगे, तो ये बॉल्स घूमेंगी, बट ये बॉल्स इसे नहीं घुमाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी पॉइंट कॉन्टेक्ट आपने मान रखा है, या लाइन कॉन्टेक्ट आपने मान रखा है, और ये चीज क्या है, फिक्स, ठीक है। तो अभी क्या था कि यहाँ पर ये जो केज था, क्वेश्चन था योगेश जी का, केज नहीं टूटेगा क्या? अब केज के बारे में तो सोचो जरा, केज क्या कर रहा है, केज तो सिर्फ और सिर्फ फ्रीली घूम रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, केज सिर्फ और सिर्फ फ्रीली घूम रहा है, टूटेगा तो आपका ये पहले टूटेगा, ठीक है। जनरली केज क्या है, फ्रीली घूम रहा है, उस पर स्ट्रेस के चांसेस ही बहुत कम है, ठीक है। हाँ, अगर ये चीज फंस गई कहीं तो ये टूटेगा केज, है ना, कहीं अगर ये फंस गया और ये चाह रहा है, ये वाला चाह रहा है केज को आगे लेके जाना, तो फिर केज पर टूटने के चांसेस आएंगे, ठीक है। हाँ। कौन सा वाली चीज, इनर रेस के साथ केज अटैच है, नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल, आप समझ में आ रहा है थोड़ा सा, केज में हमारे पास रोलर्स जा रहे हैं, इनर रेस कौन से वाले में देख लिया आपने अभी? अभी जो सोचा था ये है इनर रेस, हाँ ये केज है। थोड़ा दूसरा देखो, थोड़ा दूसरा करना जरा, अभी आपने किसी और चीज को इनर रेस बोल दिया। ये आपकी सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग होती है, इसको ऐसे मत सोचो कि इनर रेस आउटर रेस से फिक्स है वो चीज, है ना, इन चीजों को सोचो, ठीक है। वो सेल्फ अलाइनिंग थी, वो एंगुलर कॉन्टेक्ट है, तो ये सब मैंने अभी नाम समझाए थे ना, ठीक है। ये सब ईएससी वाली चीजें होती हैं ऑब्जेक्टिव में, कि कौन सी वाली चीजें रेडियल फोर्स को झेलती हैं, कौन सी वाली बियरिंग रेडियल फोर्स को झेलती है, तो मैचिंग वगैरह आते हैं इसमें ईएससी में ना, ठीक है। गेट में हमारे क्वेश्चंस आते हैं जो बस आने वाले हैं क्वेश्चन, है ना, बस हम लाइफ पर चल रहे हैं, लाइफ के बाद अब क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। तो लाइफ ऑफ एन एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग क्या होगी? अब जैसे हमने कहा, लाइफ ऑफ एन एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दैट ए बेयरिंग हैज अंडरगोन बिफोर द एविडेंस ऑफ ए फर्स्ट फटीग क्रैक आइदर इन द रोलिंग एलिमेंट और द रेसेस, ठीक है। तो फर्स्ट फटीग क्रैक कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के बाद आ रहा है, वही इस बेयरिंग की लाइफ कहलाती है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? सुनो फिर से, एक बेयरिंग चल रही है, शाफ्ट ये घूम रही है, ठीक है, इस शाफ्ट पर ये बेयरिंग ऐसे लगा रखी है मैंने, मान लो, ठीक है। तो इस बेयरिंग में फर्स्ट क्रैक चाहे रेसेस में आए चाहे आपके रोलर्स में आए, ठीक है, यानी कि बॉल्स में जो रोलिंग एलिमेंट है, किसी में भी फर्स्ट फटीग क्रैक आ जाए। फटीग क्रैक क्यों? क्योंकि रोटेटरी पार्ट होता है, तो जो आपका रोटरी है, मतलब डायनामिक फोर्स लग रहा है, तो डायनामिक के सेंस में जो पहली फटीग क्रैक आएगी ना, उस पहली फटीग क्रैक से पहले इसने कितने रिवॉल्यूशंस अपने अंदर झेल लिए शाफ्ट के, दैट इज कॉल्ड एज द लाइफ ऑफ एन एएफबी, ठीक है। तो ये कौन सी यूनिट में होते हैं? यूनिट ध्यान देना, ये यूनिट होती है मिलियन रिवॉल्यूशंस, ठीक है, ये यूनिट होती है मिलियन रिवॉल्यूशन। जो बियरिंग है ना, वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि 100 रिवॉल्यूशन झेलने के लिए बना दी गई, 100 आरपीएम नहीं बोल रहा, गलती मत करना, 100 आरपीएम झेलने के लिए ये बियरिंग बना दी गई, वो इसकी लाइफ नहीं कि 100 आरपीएम ना, रिवॉल्यूशंस कितने वो कंप्लीटली झेल रहा है, वो उसकी लाइफ होती है बियरिंग की।
तो रिवॉल्यूशंस होते हैं पर मिनट नहीं, रिवॉल्यूशन तो नंबर होता है ना, कितनी बार घूम रहा है, तो कितनी बार घूम रहा है वो मिलियन रिवॉल्यूशंस में होती है लाइफ, मिलियन रिवॉल्यूशंस में, ठीक है। तो इसकी जो लाइफ की यूनिट है ना वो होती है mr, मतलब मिलियन रिवॉल्यूशंस, ठीक है। आपके आंसर्स में ना मिलियन रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, अगर लाइफ दे रखी है ना 10 टाइप से ऐसा कुछ, तो वो क्या है 10 मिलियन रिवॉल्यूशन है वो, ठीक है। तो mr याद रखिएगा हमेशा, मिलियन 10 to the power 6, ठीक है, 10 to the power 6 मिलियन का मतलब हो गया 10 to the power 6 रिवॉल्यूशन से ज्यादा ही करेगा वो, ठीक है। तो इतने कम से कम वो झेले फर्स्ट फटीग क्रैक आने से, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग, ये आपकी लाइफ ऑफ एन एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के अंदर ही चल रही है। अब ये जो सेकंड है ना, सेकंड का ए पार्ट लिखिएगा ऐसे करके, ए पार्ट, ए का हेडिंग डालिएगा नॉमिनल और रेटेड लाइफ। अब इस लाइफ के ना अपने अपने अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग मतलब डेफिनेशंस हैं, तो मतलब डेफिनेशन तो ये फिक्स हो गई, मतलब अलग अलग टाइप है एक तरह से ये बोल सकते हैं आप। तो एक होता है टाइप किसी भी बियरिंग के कॉम्बिनेशन को बताने का, वो होता है नॉमिनल और रेटेड लाइफ, नॉमिनल और रेटेड लाइफ। इसको लिखिएगा ऐसे, नॉमिनल और रेटेड लाइफ के अंदर, इसको मैं यहां पर दिखा देता हूं, नॉमिनल ए पार्ट है इसका, नॉमिनल और रेटेड लाइफ, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, L90 से और L10 से, L90 से और L10 से। L90 क्या है, सर्वाइवल, सर्वाइवल परसेंटेज, ठीक है। L10 क्या है, फेलियर परसेंटेज, ठीक है। L90 क्या है, सर्वाइवल परसेंटेज, L10 है फेलियर परसेंटेज, ठीक है। इसमें लिखिएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के हिसाब से लिखिएगा और फिर मैं आपको समझा रहा हूं, या चलो पहले एक काम करो, पहले एक काम करो, इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। डेफिनेशन लिखिएगा इसमें, नॉमिनल और रेटेड लाइफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल बेयरिंग्स, नॉमिनल और रेटेड लाइफ हमेशा किसकी आती है, एक ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल बेयरिंग्स। नॉमिनल और रेटेड लाइफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल बेयरिंग्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, nominal or rated life of a group of identical bearing, ठीक है, is defined as the number of revolutions that 90% of the group, 90% of the group of bearings, ऐसे लिखो 90% ऑफ द ग्रुप ऑफ बेयरिंग्स, मतलब बेयरिंग के जो ग्रुप था उसका 90% ऑफ द ग्रुप ऑफ बेयरिंग्स कैन survive or exceed before the first fatigue crack, can survive or exceed before the first fatigue crack, before the first fatigue crack, before the first fatigue crack। like एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसमें। सबसे पहले जो लाइफ ऑफ एन एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग है, लाइफ वो क्या होती है, एक बेयरिंग की लाइफ, एक बेयरिंग की लाइफ क्या होती है, जितने रिवॉल्यूशन में उसमें फर्स्ट फटीग क्रैक आ जाए, तो इसका क्या नॉमिनल लाइफ बोलोगे इसे, ठीक है। ये आपकी क्या है, सिर्फ एक लाइफ एक बेयरिंग की, बट अगर बढ़ जाता है नॉमिनल लाइफ या रेटेड लाइफ, तो आपको क्या लेके चलना पड़ता है, एक ग्रुप। नॉमिनल और रेटेड लाइफ में क्या लेके चलना पड़ता है, एक ग्रुप, और उस ग्रुप में आइडेंटिकल ग्रुप, क्या लेके चले हम, आइडेंटिकल, बिल्कुल। बेयरिंग एक ऐसी थी ना, ऐसी बेयरिंग मैंने कितनी ले ली, मान लीजिए ऐसे ऐसे बेयरिंग मैंने 100 ले ली, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल ले लिया कि 100 बेयरिंग मेरे पास, 100 बेयरिंग मेरे पास सेम है, एकदम सेम, एकदम आइडेंटिकल। मैंने क्या चेक किया, इनको मैंने सेम प्रोसेस पर लगाया, मतलब किसी शाफ्ट के साथ में इस वाली बेयरिंग को लगा दिया, एक सेम शाफ्ट में इस वाली बेयरिंग को लगा दिया उठा के एक सेम शाफ्ट में, उनको मैंने चलाया, घुमाया, ठीक है। क्या देखता हूं मैं, इनकी एक नॉर्मल लाइफ होगी, मतलब नॉर्मल लाइफ मतलब लाइफ होगी जो फर्स्ट फटीग क्रैक को झेलने की कैपेसिटी रखती है। मैंने क्या चेक किया, इसमें एक 100 एग्जाम्पल के तौर पर
100 मिलियन रिवॉल्यूशन इसके चल रहे थे, क्या चेक हुआ कि 100 मिलियन रिवॉल्यूशन पर 90% ही सरवाइव कर रही है, 10% फेल हो चुकी है। लाइक 100 मिलियन रिवॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं इसमें, ठीक है, 100 मिलियन रिवॉल्यूशन एक बियरिंग के लिए, इस वाली बियरिंग के लिए 100, इस वाली के लिए भी 100, इस 100 रिवॉल्यूशन पर ये चल रही है। थोड़ी मेरी बात समझना, 100 मिलियन रिवॉल्यूशन अभी है तो ये चल रही है। अगर इसमें 101 मिलियन रिवॉल्यूशन हो रहे हैं ऐसे कुछ, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, अभी भी चल रही है, सर्वाइव कर रही है। ये भी 101 पर सर्वाइव कर रही है। बट क्या हुआ, ऐसी ऐसी बियरिंग्स 90 तो अभी क्या है, 100 मिलियन रिवॉल्यूशन को सर्वाइव कर रही हैं। बट जो 91 मैंने देखी ना, मेरे पास तो लोड पड़ा हुआ है, 91 फर्स्ट को मैं उठाता हूं और उसको मैं फिर से 100 रिवॉल्यूशन देता हूं, बट वो क्या होता है, वो 99 पर ही फेल कर जाती है। मान लो 91st वाली जो वो उठाई ना मैंने बियरिंग, वो कितने पर रिवॉल्यूशन पर फेल कर गई, 99 मिलियन रिवॉल्यूशन, उसने 100 मिलियन रिवॉल्यूशन पार नहीं की। तो क्या एक बियरिंग के चीज से, एक बियरिंग के फेलियर से क्या मैं उसे रेटेड लाइफ बोलूंगा? नहीं। जब तक 10% बियरिंग मेरी उस पर्टिकुलर लाइफ को पार करने से पहले पहले टूट जाए, वो मेरी क्या कहलाएगी, नॉमिनल और रेटेड लाइफ। एग्जाम्पल के तौर पर अभी तो 99 मिलियन रिवॉल्यूशन हो गए, मान लीजिए अभी दूसरी जो 92nd मैंने ये ली, क्या बोलते हैं, बियरिंग, 92nd बियरिंग भी आपकी 99 मिलियन रिवॉल्यूशन से आगे नहीं जा रही, 93rd भी, 94th भी और 100th भी आपकी क्या कर रही है, 99 मिलियन रिवॉल्यूशन से पहले पहले फेल हो रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके 100 MR 100 मिलियन रिवॉल्यूशन इसकी क्या है, इन 100 बियरिंग्स की 100 मिलियन रिवॉल्यूशन क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर इसकी नॉमिनल और रेटेड लाइफ। बिल्कुल ठीक है। L90 मतलब 90% बियरिंग इससे, किससे, इस पर्टिकुलर लाइफ से, इस पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन से क्या है, ज्यादा झेल रही है। ठीक है, जबकि 10% बियरिंग, 10% बियरिंग क्या कर रही है, 10% बियरिंग, L10 का मतलब हो गया 10% बियरिंग हमारी क्या कर गई है, फेल कर गई, फेल कर गई है। किस वाली वैल्यू से, इस मान लीजिए एग्जांपल है ये 100 MR, तो 100 MR से पहले पहले वो फेल कर गई। तो इनकी जो L10 की जो फेलियर लाइफ है ना, L10 की, वो क्या है, 100 MR से छोटी है, जबकि इनकी जो फेलियर लाइफ होगी L90 की, वो क्या होगी, 100 MR से बड़ी बड़ी। एग्जाम्पल लिया है मैंने, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? L90 का मतलब क्या हुआ, मतलब 90% बियरिंग मेरी 100 MR से ज्यादा रिवॉल्यूशन पर फेल होती है, जबकि 10% उसी में बियरिंग मेरी क्या है, 100 MR से कम पर फेल होती है। तो 100 MR क्या हो गया मेरा, रेटेड और नॉमिनल लाइफ। ये क्यों है रेटेड और नॉमिनल लाइफ, क्योंकि ये 90% को दिखा रही है, ये 10% फेलियर को दिखा रही है। मतलब 90% सर्वाइवल को 100 MR दिखा रहा है ना, अगर 80% सर्वाइवल को 100 MR दिखाता है तो मेरी नॉमिनल या रेटेड लाइफ नहीं है। फिर ये सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल लाइफ कौन किसके लिए डिफाइंड है, 90% के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? नॉमिनल का n ले लो, 90 का n ले लो, ठीक है, माइंड में हमेशा रखना, नॉमिनल और रेटेड लाइफ हमारी 90% सर्वाइवल के लिए ही वैलिड होती है। ये उसका ए पार्ट है, किसका, लाइफ का। बी पार्ट लिखो, ए पार्ट समझ में आ गया, ठीक है, बी पार्ट लिखो। बी पार्ट होता है एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ, ठीक है, बी पार्ट है एवरेज लाइफ। अब एक बात बताओ, क्या एवरेज लाइफ किसी एक अकेली बीम के, सॉरी, बियरिंग के लिए बोल सकते हो? एवरेज लाइफ किसी एक अकेली के लिए होती है? कभी कभी नहीं होती है। एवरेज किसका निकालते हो, एक ग्रुप का, तो हमेशा ग्रुप की ही ये है ए बी सी जो भी मैं लिखवा के चल रहा हूं। तो बी क्या है मेरी, एवरेज लाइफ। लाइफ में एक और लाइफ होती है, दैट इज द एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ किससे डिफाइंड होगी, जब मेरी 50% सर्वाइव करे। समझ रहे हो ना, एवरेज लाइफ वो लाइफ है जब मेरी 50% सर्वाइव करे। तो जो 50% सर्वाइव करेंगी वो लाइफ मेरी क्या L90 से छोटी होगी या बड़ी? अगर सोच के देखोगे तो 50% सर्वाइव कर रही हैं अभी, 50% खराब हो गई, L90 से बड़ी होगी? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 10% आपकी उस कम रिवॉल्यूशन पर ही फेल हो गई थी ना, 10% आपकी उस कम रिवॉल्यूशन पर फेल हो गई थी। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, इस L50 के हिसाब को ऐसे समझते हैं कि ये मेरे पास लोड पड़ा हुआ है, कितने का बियरिंग है मेरे पास, मान लीजिए 100 करके 100 बियरिंग पड़ी हुई थी, उनमें से 10 बियरिंग मेरी सिर्फ और सिर्फ कितने रिवॉल्यूशन झेली, 500 रिवॉल्यूशन एग्जांपल के तौर पर।
500 रिवॉल्यूशन के ऊपर ये 10 बेयरिंग झेल ही नहीं पाई। इसका मतलब इसका L90 कितना हो गया, पूरे लोड का L90 कितना हो गया 500 रिवॉल्यूशन। L90 कितना हो गया 500 रिवॉल्यूशन, है ना। 10 बियरिंग तो 500 रिवॉल्यूशन से पहले पहले फेल हो गई ना, बाकी 90 जो बियरिंग है वो तो 500 रिवॉल्यूशन से ऊपर झेल रही है ना, अभी भी वो 500 रिवॉल्यूशन से ऊपर झेल रही है। वो कितना ऊपर झेल रही है अभी हमें ये नहीं पता ना, है ना। तो अब मैंने क्या कहा कि इसका एवरेज लाइफ क्या है, इस पूरे लोड का, पूरे लोड का एवरेज लाइफ मैं बोलता हूं कि अब 90 में से भी जो 50% है, मतलब 100 में से काउंट होंगी, 100 में से जो 50% है वो 50% कितने रिवॉल्यूशन झेलेंगी, तो क्या 500 से कम झेलेंगी? भाई 500 से कम का तो मतलब ही नहीं है, 500 से कम वाली तो 10 जो बेयरिंग थी वो तो गई, वो तो साइड हो गई। 50 के लिए क्या होगा, 50 के लिए तो 500 रिवॉल्यूशन से ज्यादा ही झेल रही होंगी ना, ठीक है। तो 50% जब फेल होंगी, ये क्या है 10% फेल हो गई, ये 10% फेल हो गई। अब मैं कह रहा हूं 50% फेल हो, 50% फेल होने के लिए 500 रिवॉल्यूशन ज्यादा पहुंचेगा। मान लीजिए कि 1000 रिवॉल्यूशन पर 1000 रिवॉल्यूशन, ठीक है, 1000 रिवॉल्यूशन हमारी 50 बियरिंग झेल रही है इसमें, 50 बियरिंग उस 1000 रिवॉल्यूशन से ऊपर नहीं जा रही मेरी 50 बियरिंग, ठीक है। तो 1000 रिवॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, ठीक है, एवरेज लाइफ। 1000 रिवॉल्यूशन सबका कंबाइन नहीं है, ये एक बियरिंग जो है ना वो 1000 रिवॉल्यूशन झेल रही है, फिर दूसरी बियरिंग भी कितना झेल रही है 1000, तीसरी भी 1000, चौथी भी 1000, 50 क्या झेल रही है 1000 रिवॉल्यूशन अपने आप में, एक एक हजार, ऐसे नहीं, कंबाइन कर लो इस चीज को, मतलब एक बियरिंग भी 1000 है, दूसरी भी 1000 है, तो 50 भी 1000 है, ठीक है। बट जब मैं देखता हूँ 51 भी, तो वो कितना झेल रही है 1100, 52 भी देखता हूँ वो भी 1100 झेल रही है, 53 भी देखता हूँ वो भी 1100 झेल रही है, मतलब वो अभी 1000 से ऊपर है। तो 50% ही क्या होंगे, 50% ही सर्वाइवल है 1000 पर, जबकि 50% ही क्या है फेलियर है 1000 पर, समझ रहे हो। 50 है फेलियर 1000 पर, जबकि 50 अभी इससे ऊपर भी जी रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोल देंगे, एवरेज लाइफ। L50 को क्या बोल देते हैं, एवरेज लाइफ, ठीक है। तो एवरेज लाइफ को लिखिएगा, एवरेज लाइफ समझ में आया सागर जी एंड कश्यप जी, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो एवरेज लाइफ बोली वो मैंने क्या बोली, 50% जो आपके पास बियरिंग अभी बची हुई है वो अभी कितना और लाइफ झेल सकती है, मतलब लाइफ अभी वो है उनके अंदर, जबकि 50% क्या हो गई है फेल, वो कितने पर फेल हो रही है 50%, उसी को हम क्या बोल देते हैं एवरेज लाइफ, और वो हमेशा L90 से बड़ा होगा, ठीक है। तो L50 जो जनरली आता है ना, L50 जो जनरली आता है वो भी याद रखना, वो आता है 5 टाइम्स ऑफ L90। कितना आता है 5 टाइम्स ऑफ L90। अगर ये 500 रिवॉल्यूशन है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 5 टाइम, मतलब 2500 रिवॉल्यूशन उसका उसी लोट का L50 होगा। ये चीज याद रखना, जनरली ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, बट इस जो रिलेशन आया है इसका फॉर्मूला भी मैं लिखवाऊंगा अभी। L50 क्या होता है 5 टाइम्स ऑफ L90 होता है। तो L अगर 90 दे रखा है ना, तो उसमें सीधा मल्टीप्लाई 5 की कर देना, तो उस पूरे लोट की, समझ रहे हो ना, मैं लोट की बात कर रहा हूँ एक, तो पूरे लोट की क्या आ जाएगी एवरेज लाइफ आ जाएगी, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक। अब लिखिएगा लाइफ एट, क्या चीज, हाँ ये एवरेज लाइफ, हाँ सॉरी एवरेज लाइफ के ऊपर लिखवा रहा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, एवरेज लाइफ में लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर। एवरेज लाइफ के अंदर लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर। सो L50 आगे लिख देगा सर्वाइवल, और ऐसे लिख देगा L50 फेलियर। L50 ऐसे लिख देना, L50 इसके आगे लिख देगा सर्वाइवल, और ऐसे लिख देना L50 इसके आगे देना फेलियर। तो आपको इसमें दोनों ही चीजें क्या मिलेंगी बराबर, ठीक है। जैसे वहां L10 बराबर क्या था L90, बट वो L90 90 के लिए लाइफ नहीं थी, जबकि इसके लिए क्या है कि L50 और L जो 50 फेलियर एंड सर्वाइवल है, उनकी 50% के बाद में वो पूरा ही 50% लोड आपका फेल हो चुका है, ठीक है। जो अभी सर्वाइव कर रहे हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, बाकी जो है वो फेल हो चुके हैं 50%, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक जो फॉर्मूला है वो और याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला है लाइफ एट एनी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी समझते हो ना, जैसे मैंने अभी कहा 90% रिलायबल, इसका मतलब 90% क्या है सेफ, रिलायबिलिटी, 90% रिलायबल का मतलब क्या हो गया, रिलायबल मतलब 90% सेफ, 90% सेफ मतलब सर्वाइवल, ठीक है। तो इसको लिखेगा एट एनी, इसमें लिखेगा एट एनी रिलायबिलिटी
at any reliability other than 90% reliability, other than 90% reliability, the life will be at any reliability other than 90% reliability. ठीक है, मतलब आपको L90 तो मिलेगा, मतलब आपको नॉमिनल एंड रेटेड लाइफ तो कैलकुलेट करनी ही है, नॉमिनल और रेटेड लाइफ तो कैलकुलेट करनी है। उससे आपने L90 निकाल लिया। अब L90 निकाल लिया, आपसे पूछा है L60, मतलब 60% सर्वाइव कर रहे हैं अभी, तब आपकी लाइफ बताइए कितनी होगी बियरिंग की। तो L60 के लिए क्या हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है L at any reliability, L at any reliability divided by L90। L at life at any reliability divided by L90 इक्वल टू होता है ब्रैकेट ln 1/r, ये है रिलायबिलिटी परसेंटेज, 1/r डिवाइडेड बाई ln 1/r90 टू द पावर 1.17, टू द पावर 1/1.17, 1/1.17। इसका मतलब क्या हो गया, 1/r और 1/r90 का, ये क्या है रिलायबिलिटी, ये क्या है 90%, सीधा R90 ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है 90%, आपसे क्या है 60%, तो 60%। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर 60%। अब एक काम करो, आपको थोड़ा सा इसका यूज भी बता दूं, L50 बताइए इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से L50 बताइए जरा, एक मिनट में जरा मोबाइल से कैलकुलेट करके आंसर बताओ इसका। L50 बताइए, L50 क्या होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से L90 के टर्म्स में, L50 की वैल्यू क्या होगी L90 के टर्म्स में, L50 की वैल्यू क्या होगी L90 के टर्म्स में। ये एक फॉर्मूला है जो कि एट एनी रिलायबिलिटी फैक्टर पर आपका फॉर्मूला ये इस तरह का है। ठीक है, कहां से आया कैसा है उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी, परसेंटेज। ठीक है, मतलब वैल्यूज रखो, R कितना है 90%, 90% रिलायबल, तो 0.9 हो गया। ठीक है, 90% ना, तो 0.9। ठीक है, ऐसे ये क्या है आपके हिसाब से क्या है, 50 है तो 50% वैल्यू निकालो इसकी, है ना। ln 1/0.5 डिवाइडेड बाई ln 1/0.9, कैलकुलेट करो, उसकी पावर में 1/1.1517 करो, और इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर कुछ 5 के आसपास आएगा। कैलकुलेट करके बता दो जल्दी से, फिर मुझे कोई और अदर एग्जांपल ले लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन गेट में आ जाता है इस फॉर्मूले से तो प्लीज आप निकाल लेना, है ना। ये फॉर्मूला एटलीस्ट याद रखना, शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा ना, है ना, 5.003 आ रहा है, और ये L50 है तो यहाँ पर 50 रखा तो L90 इस साइड पहुंच जाएगा, ये L90 इस साइड पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर L50 अप्रोक्स में आ गया 5 × L90। इसलिए मैंने वो डायरेक्टली फॉर्मूला याद करने के लिए बोल दिया। बट अगर किसी भी के लिए भी आ जाए, 60 के लिए आ जाए तो क्या हो जाएगा 1/0.6, 1/0.9, उसको कैलकुलेट कर लोगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ फॉर्मूला है, इसको थोड़ा याद रखना, बस 1/1.17 याद रखना ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब यहाँ थर्ड फैक्टर, एक तो हो गया हमारे पास क्या, ए क्या था हमारे पास इक्विवेलेंट लोड, सेकंड हो गया लाइफ, थर्ड हो गया हमारे पास, थर्ड लिखेगा बेसिक डायनामिक कैपेसिटी, बेसिक डायनामिक कैपेसिटी, बेसिक डायनामिक कैपेसिटी और बेसिक लोड रेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अब लिखवा रहा हूं। बेसिक डायनामिक कैपेसिटी थर्ड है, बेसिक डायनामिक कैपेसिटी और बेसिक लोड रेटिंग, बेसिक लोड रेटिंग। ये सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल सी से, ये कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें लिखेगा बेसिक डायनामिक कैपेसिटी इज डिफाइंड एज, बेसिक डायनामिक कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लोड। ठीक है, अब ये लोड के बेसिस पर है और लाइफ के बेसिस पर भी है, जैसे आपने अभी लाइफ समझा ना, तो उसी के हिसाब से आएगा। बेसिक डायनामिक कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लोड दैट 90% of the group of, maximum load that
90% of the group of identical bearing 90% of the group of identical bearing can withstand for a minimum life of can withstand for a minimum life of 1 million revolution 1 mr 1 million revolution 1 mr 1 mr। इसको जरा समझेंगे, है ना। यहां पर ये क्या है, L90 एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपको रटा रहना चाहिए हमेशा। बेयरिंग में यही फॉर्मूला है जिससे 90% चांस है क्वेश्चन आए गेट में, ठीक है। L90 इक्वल टू CY PE और PM, ठीक है। PE से याद रखना, ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है। CY PE और PM टू द पावर K, CY PE और PM टू द पावर K। L90 किसमें होगा हमेशा, L मिलियन रिवॉल्यूशन। इसकी जो यूनिट है ना वो ऑटोमेटिकली 10 टू पावर 6 यहाँ पर सोचनी है आपको, ठीक है। अगर नहीं सोचोगे तो फिर आंसर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो L90 इक्वल टू आ जाएगा ये फॉर्मूला इन मिलियन रिवॉल्यूशन। जो भी ये वैल्यू निकल के आएगी ना, वो तो वैल्यू मान लीजिए 10 निकल के आ गई, तो 10 के आगे क्या लिखोगे, रिवॉल्यूशन नहीं, मिलियन रिवॉल्यूशन, ऐसे लिखोगे। ये जो भी वैल्यू निकल के आएगी ना, वो 10 अगर आ गई तो 10 मिलियन रिवॉल्यूशन। ये अंडरस्टूड है, ठीक है। चलो अभी क्या है, सी यहां पर क्या है, अब थोड़ा इस चीज को समझो। मैंने क्या कहा कि ये जो बियरिंग थी, ठीक है, ये जो बियरिंग थी बहुत सारी है ना, 100 हमने बियरिंग मानी हुई है ना, 1 2 3 ऐसे करके 100 बियरिंग मानी। उसमें से 90% बियरिंग क्या है, अभी सर्वाइव कर रही है, 10% फेल हो गई। तो 90% बियरिंग जो सर्वाइव कर रही है, उसमें जो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है उन बियरिंग की, वही क्या कहलाती है, मेरी बेसिक डायनेमिक कैपेसिटी और बेसिक लोड रेटिंग। कहां से, यहां से इस फॉर्मूले सीधा दिख जाएगा क्या, L90 है, ठीक है। L90 की वैल्यू इक्वल टू क्या है, C अपॉन PE। मैंने क्या बोला कि वो जो लोड है जब L90 कितना हो, 1 मिलियन रिवॉल्यूशन। कंडीशन क्या है कि ये जो 90% बियरिंग है उनकी लाइफ कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1 मिलियन रिवॉल्यूशन। इनकी लाइफ कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1 मिलियन रिवॉल्यूशन। उस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन के लिए हर एक 90 के 90 बियरिंग, एक एक बियरिंग कितने रिवॉल्यूशन करेगा, 1 मिलियन रिवॉल्यूशन कम से कम। उस पर्टिकुलर 1 मिलियन रिवॉल्यूशन के लिए जितना उस पर मैक्सिमम लोड लगाया जा रहा है ना, वही मैक्सिमम लोड हमारा C कहलाएगा। जब मैं L90 की वैल्यू 1 मिलियन रिवॉल्यूशन रख दूंगा तो ये फॉर्मूला क्या बन के आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला ये बन गया, ये 1 है तो 1 हो गया, CY PE टू द पावर K इक्वल टू 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, K को कुछ भी करो वो तो 1 ही होना है, ठीक है। तो यहां पर C इक्वल टू क्या निकल के आ गया फाइनली, PE। इस C को मैंने क्या बोला, लोड ही तो बोला। कौन सा वाला लोड, जो आपने उस पर लगाया हुआ है, वो मैक्सिमम लोड। जब 1 मिलियन रिवॉल्यूशन होता है तो वो मैक्सिमम लोड ही उसकी क्या कहलाती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी या बेसिक लोड रेटिंग, ठीक है। ये हाँ मतलब इफेक्टिव लोड जो भी FR और FA के हिसाब से आ रहा है, मतलब मैं क्या मान के चल रहा हूँ, अगर ऐसे मान रहा हूँ तो FR ही मान के चल रहा हूँ, नहीं तो अपना FA का हिसाब भी लेके चलो। तो वो इफेक्टिव लोड के सेंस में ही हम बोल रहे हैं जनरल, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया, ये नहीं आया, क्लियर हो गया। 1 मिलियन रिवॉल्यूशन के लिए, अगर ये 1 मिलियन रिवॉल्यूशन नहीं है तो फिर आप L90 के बेसिस पर इसकी वैल्यू नहीं बता सकते हो। फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लेके चलना पड़ेगा, फिर आपको K के हिसाब से चीजें आएंगी, ठीक है। इसमें C निकालना होता है आगे, ठीक है। अभी तो ये डेफिनेशन निकाली कि मैक्सिमम लोड इतना है उस पर, ठीक। डेफिनेशन के हिसाब से फिक्स है एकदम, क्योंकि एक चीज होती थी ना, याद होगा आपको ये वाले फॉर्मूले, कौन से, Q इक्वल टू MC डेल्टा T। C की फॉर्मूला, C की वैल्यू बताओ, तो C की वैल्यू याद होती है ना कि जितने जूल की एनर्जी की जरूरत पड़ती है किसके लिए, 1 किलोग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, वही क्या होती है, स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऐसे ही यहाँ पर ये फॉर्मूला बनाया मैंने, ठीक है। मैंने क्या मतलब, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये जो चीज है ये क्या है कि हमारे पास जो डायनामिक कैपेसिटी होती है, जो डायनामिक लोड रेटिंग है, ठीक है, वो हमारी उस मैक्सिमम लोड के बराबर होती है जब हमारे L90 की वैल्यू 1 मिलियन रिवॉल्यूशन, ठीक। 1 मिलियन रिवॉल्यूशन में जितना ही मैक्सिमम लोड लगेगा वो हमारा C है,
1 मिलियन रिवॉल्यूशन के लिए सर। हाँ तो जैसे आपके पास ये वाली चीज थी, सोचो जरा, क्यू की वैल्यू अगर हम 1 मिलियन रिवॉल्यूशन ना करके, मतलब 1 जूल ना करके यहाँ पर 2 जूल कर दें, ठीक है, हाँ, ये चीज चेंज हो जाएंगी ना। आप ये चीजें ऐसे सोच के चलो ना, ठीक है। अगर यहाँ पर आप 1 मिलियन रिवॉल्यूशन के हिसाब से नहीं करोगे तो यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से जो भी सी निकल के आएगा वो अभी भी सेम ही होगा, क्योंकि उसमें पी कुछ और लोगे ना, फिर पी सी के बराबर क्यों लोगे यहाँ पर? अगर यहाँ 2 लोगे तो 2 के हिसाब से सी फिर सी नहीं होगा, फिर सी बाई पीई की वैल्यू कुछ और होगी, पीई और सी बराबर नहीं होंगे कभी भी फिर, अगर यहाँ 2 है तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर पीई सी नहीं होगा ना, फिर डायनेमिक लोड कैपेसिटी की वैल्यू आप सीधा ये नहीं बोलोगे ना मैक्सिमम लोड। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैक्सिमम लोड, वही मैक्सिमम लोड मेरा अभी पीई के बराबर है। ठीक है, वही मैक्सिमम लोड अभी मेरा क्या है, पीई के बराबर है। बात क्लियर हो रही है ना? इफेक्टिव लोड। ठीक, ये 1 मिलियन रिवॉल्यूशन के हिसाब से आ गया। अगर यहाँ 2 होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जो आपकी लोड रेटिंग कैपेसिटी आ रही है वो हमारी किसके हिसाब से हो जाएगी, जो यहाँ पी है वो उस हिसाब से चेंज होगा। तभी तो आपको यहाँ पर 2 लेके चलना पड़ेगा, बट सी बराबर पी नहीं होगा यहाँ पर इस कंडीशन में, अगर यहाँ पर 2 है तो। क्लियर है? ठीक है, फिक्स चाहिए अगर उसको डायरेक्टली मैक्सिमम लोड से इक्वेट करना है तो ये 100% फिक्स चाहिए मैक्सिमम लोड के हिसाब से। ठीक है, पी के हिसाब से, जब सी बराबर पी आएगा तभी तो ये चीज होगी। 1 किलोग्राम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो हमेशा जितनी जूल आप एनर्जी दोगे उतना ही तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आता है। कंफर्म है ना ये चीज? अगर यहाँ 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो क्या ये जूल के बराबर सी होगा? कभी होता है ऐसा? 15 डिग्री बढ़ा दिया तो सी भी और जूल भी हमारा सेम आया, क्यों? हीट जो थी और स्पेसिफिक हीट भी आपकी दोनों की सेम आई। ऐसा कभी हुआ किसी क्वेश्चन में आपके थर्मोडायनामिक्स में? कभी नहीं होता। ठीक है, तो बात समझ रहे हो ना मेरी? ठीक है, कि अगर आपने इन दोनों को बराबर बोला है तो आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, 1 किलोग्राम मास लिया हुआ था, 1 ग्राम मास लिया हुआ था, उस हिसाब से जो भी यूनिट आप लेके चल रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर है 1 मिलियन रिवॉल्यूशन के हिसाब से जो भी मैक्सिमम लोड आएगा मेरा, वही जो भी पी उस पर लग रहा है वो मेरी सी है, नहीं तो फिर सी मेरा पी के बराबर नहीं आने वाला। ठीक है, नहीं तो फिर मेरा सी पी के बराबर नहीं आने वाला। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया मेरा बेसिक डायनेमिक कैपेसिटी। सर पीएम लोड है, पीएम, हाँ पीएम क्या है हमारा? मीन लोड, इसको हम मीन लोड बोल देते थे, जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना सागर जी, जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था सर। मतलब जो लोड के साथ कम से कम 1 मिलियन रिवॉल्यूशन होगा। ठीक है, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम लोड के साथ कम से कम 1 मिलियन रिवॉल्यूशन होने चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, चलो तो यहां तक ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब हमने जो इक्वेशन समझा उसमें एक वर्ड और आता है लोडिंग रेशियो, इसको हम बोल देते हैं लोडिंग रेशियो। किस चीज को? सी वाई पीई का एक और नाम होता है या पीएम का एक नाम होता है, इसको हम बोल देते हैं लोडिंग रेशियो। डायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हो, क्वेश्चन में लोडिंग रेशियो सीधा दिया रहता है कहीं कहीं। लोडिंग रेशियो सी वाई पीई और पीएम, लोडिंग रेशियो सी वाई पीई और पीएम, मतलब लोडिंग रेशियो इक्वल टू डायनेमिक कैपेसिटी अपॉन में इक्विवेलेंट लोड और मीन लोड। डायनेमिक कैपेसिटी अपॉन में इक्विवेलेंट लोड और मीन लोड। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखेगा, व्हाट इज द लाइफ ऑफ ए बॉल बेयरिंग, व्हाट इज द लाइफ ऑफ ए बॉल बेयरिंग व्हेन लोड एक्टिंग ऑन इट becomes double? What is the life of a ball bearing when load acting on it becomes double? अच्छा, मैंने आपको के नहीं लिखाया ना अभी, के और लिख लो। जो के था वो था 3 फॉर बॉल बेयरिंग, ये जो के लिखा हुआ है ना, के इक्वल टू 3, ये याद रखना हमेशा। 4 ये क्वेश्चन में देंगे नहीं कभी आपको, ये हमेशा याद रखना है आपको। फॉर बॉल बेयरिंग एंड के इक्वल टू 10/3 फॉर रोलर बेयरिंग, फॉर रोलर बेयरिंग। K equal to 3 for ball bearing and K equal to 10/3 for roller bearing। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लिखिएगा जो लिख रहे थे आप, उसे कंटिन्यू करो। What is the life of a ball bearing? What is the life of a ball bearing when load acting on it becomes double?
व्हेन लोड एक्टिंग ऑन इट बिकम्स डबल, है ना। इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो और मुझे जो लाइफ में चेंज हुआ है वो परसेंटेज में बताओ, चाहे वो रिड्यूस हुई है चाहे वो इंक्रीज हुई है, परसेंटेज में बताओ। ठीक है, 2 से 3 मिनट ले लो, अभी जो आपने समझा है उसको खुद से अप्लाई करने की कोशिश करो कि क्या क्या हमने सीखा। क्या बात है कश्यप जी, 0.875। अब मुझे जरा वर्डिंग में बता दो कि ये रिड्यूस है, इंक्रीज है, क्या है? क्योंकि ऐसे 0.875 है, ऐसे 0.125 आया होगा, इतनी रही है। थोड़ा परसेंटेज में बोलो, 1 मिनट, परसेंटेज के हिसाब से बोलो। 12.5 रही है, 12.5 रिड्यूस हुई है, या 87.5 रिड्यूस हुई है, या 87.5 रही है, ऐसे बोलो कुछ। एट्टी 87.5 रिड्यूस हुई है, गुड। 87.5 रिड्यूस हुई है ना, ठीक, बहुत बढ़िया। मतलब फाइनल कितनी वैल्यू रह गई उसकी? 12.5 रह गई परसेंटेज में, है ना। ठीक है, आया कुछ आंसर? नहीं, क्या जुगाड़बाजी लगा रहे हो, सोच रहे हो कुछ? ये जो बिल्कुल। रूपी, रूपी, अभी आपने क्या सोचा? बहुत बढ़िया। सी कांस्टेंट क्यों रहेगा? 1 mR नहीं, सी तो वैसे भी आपकी डायनेमिक लोड कैपेसिटी उस पर्टिकुलर के लिए तो सेम ही है ना भाई। आपने एक चीज, जैसे अभी ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है mc डेल्टा टी, तो क्या मटेरियल अगर हम चेंज ना करें तो क्या ये चीज चेंज हो रही है? स्पेसिफिक कैपेसिटी कभी चेंज होती है नहीं ना। ऐसे ही आपके पास जो ये वाली चीज मैंने कही आपसे, तो हमेशा सी क्या है, डायनेमिक लोड कैपेसिटी क्या है हमारी? अगर बीम वही है, सॉरी बीम कह रहा हूं मैं, बियरिंग वही है, तो हमेशा डायनेमिक लोड कैपेसिटी तो कांस्टेंट रहने वाली है ना। बियरिंग अगर वही है तो डायनेमिक कैपेसिटी तो कांस्टेंट रहने वाली है ना। L90 हम उसी के हिसाब से तो निकाल के चल रहे हैं कि 1 मिलियन रिवोल्यूशन पर कितने, वो एक लोड बना रखा है हमने 100 बियरिंग का, मान लेते हैं एग्जांपल पे, तो 100 बियरिंग में 90 जो बियरिंग है वो आपकी, चाहे कितना भी लोड लगाओ, अगर मैं उस पर्टिकुलर लोड के हिसाब से, मैक्सिमम लोड के हिसाब से चेक कर रहा हूँ, तो 1 मिलियन रिवोल्यूशन पर जितना भी वो मैक्सिमम लोड लग रहा है वो मेरी डायनेमिक कैपेसिटी के बराबर आ रहा है उस फॉर्मूले में। ठीक है, तो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी लाइफ। अगर लोड ज्यादा लग गया तो लाइफ चेंज हो जाएगी, मतलब सी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। डायनेमिक लोड कैपेसिटी क्या है? उस पर्टिकुलर बेयरिंग वाले लोड के लिए क्या है? कांस्टेंट चीज। ठीक है, तो क्या होगा, हमने यहाँ पर बेयरिंग चेंज की है क्या? नहीं, बेयरिंग हमने चेंज की है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अगर लोड को बढ़ाया तो आपकी लाइफ क्या हो गई? चेंज। नहीं समझ रहा। हाँ, तो वो हमारी सी बराबर आ गया पीई, मैक्सिमम कितना लोड झेल लिया। बट सिर्फ हाँ, तो लाइफ आपकी कम हो गई ना। मैंने यही चीज तो बोल रहा हूँ मैं इतनी देर से कि सी बराबर पी नहीं आएगा उस केस में। सी को रखना है, ठीक है, ये जैसे क्यू हो रहा है ऊपर, हाँ, ये बिल्कुल, ये इसीलिए मैंने इस एग्जांपल वहां पे बोला भी था, आपने शायद उस चीज को ध्यान से समझा नहीं। ठीक है, ठीक है, गुड, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, एक फिक्स वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ
कि अब ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पर क्या बोल रहा था मैं कि जो हमारे पास ये L90 मतलब रेटेड लाइफ क्या थी, cy p टू द पावर k। बॉल बेयरिंग है तो बॉल बेयरिंग के लिए k की वैल्यू होगी 3। L90 फॉर फर्स्ट केस क्या है, लोड सेम मान लो, मतलब p का p ही मान लो, तो L1 मान लिया इसे, L1 क्या हो गया, cy p1 टू द पावर 3। दूसरी कंडीशन में जो लाइफ है वो कितने टाइम्स चेंज हो गई, तो वो क्या हो गया, बेयरिंग तो सेम है, बेयरिंग अलग करोगे तो सी अलग करना पड़ेगा, तो बी सी आपके पास सेम है, सी डिवाइडेड बाई P2 कितना किया 2p, है ना, P2 हमने किया 2p, तो इसे P1 की जगह p ही मान लो, डबल किया है ना लोड, तो 2p की पावर कितना हो गया 3, 2p की पावर हो गया 3। तो यहां से अब L2/L1 निकाल लो सीधा, L2/L1 क्या हो जाएगा, इसके डिवाइडेड बाई ये तो 1/, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 हो गया, है कि नहीं, L2 बराबर 1/8, इसको उल्टा कर दिया मैंने, तो L2 बराबर आ गया 0.125 ऑफ L1। मतलब अगर मैं लोड उस पर डबल कर दूं, अगर मैं उस पर लोड डबल कर दूं तो उसकी लाइफ क्या घट के हो जाती है, रेटेड लाइफ उसका 1.25 L सीधा, है ना। इसका मतलब अगर लाइफ हमारे पास मान लीजिए 1 मिलियन रिवोल्यूशन है, तो अभी कितना हो जाएगा 0.125 रिवोल्यूशन, मतलब घट गई, कितनी घटी, कितनी घटी, रिड्यूस्ड बाई, क्वेश्चन ना इसके बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, रिड्यूस्ड बाई या रिड्यूस्ड टू, इस तरह से, रिड्यूस्ड टू है तो आंसर हो गया 0.125 L, ठीक है, और अगर रिड्यूस्ड बाई है तो, रिड्यूस्ड बाई है तो आपको वहां पर टाइप करना होता है आंसर, इसलिए अगर वहां पर 12.5% कर दिया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 12.5 तो फाइनली है, रिड्यूस्ड टू 12.5%, ठीक है, जबकि रिड्यूस्ड बाई कितना होगा 87.5%, 87.5% घट गई ना इसकी लाइफ। अगर L100 है तो ये कितना हो गया 12.5, और अगर L100 है तो ये कितनी घटी 87.5%, ठीक है। तो ये दोनों चीजें प्लीज याद रखिएगा, इस तरह से आते हैं क्वेश्चन। अब एक बार लिखेगा, आपको बताना है लोड की कंडीशन, क्वेश्चन नेक्स्ट लिखेगा, हाँ चाहे तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है, तो वो तो आपके ऊपर है कि एप्टीट्यूड आप कैसे सोचते हो, ठीक है। तो इसको मैं वर्डिंग में लिखवा देता हूं, चलो एक बार वर्डिंग में लिख दो, इफ इसका आंसर जो आपका ये निकल के आया ना, इसको वर्डिंग में लिख देना, इफ द लोड एक्टिंग ऑन ए बॉल, if the load acting on a ball bearing, if the load acting on a ball bearing becomes double, then its life is reduced by, if the load acting on a ball bearings becomes double, then its life is reduced by 87.5%। समझ में आ गया ना हमने क्या किया, ठीक है, then its life is reduced by 87.5%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द लोड, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द लोड, क्वेश्चन लिखेगा नेक्स्ट, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द लोड एक्टिंग ऑन ए वॉल, मतलब लोड बढ़ा कितना बढ़ा, लोड घटा कितना घटा, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द लोड एक्टिंग ऑन ए बॉल बेयरिंग, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द लोड एक्टिंग ऑन ए बॉल बेयरिंग इफ इट्स लाइफ इज टू बी हाफ्ड, अगर इसकी लाइफ हाफ करनी है तो, इफ इट्स लाइफ इज टू बी हाफ्ड, आप किसी बियरिंग की लाइफ को आधा करना चाह रहे हो, मान लीजिए पहले था उसका 100 रिवोल्यूशन को झेलने का कैपेसिटी, अब उसकी 50 रिवोल्यूशन झेलने पर ही वो टूट जाए, तो उस पर लोड को कितना बढ़ाना होगा या घटाना होगा, क्या करना होगा, और बढ़ाना है तो कितना परसेंट, घटाना है तो कितना परसेंट, ये आंसर दो, बढ़ाना है तो कितना परसेंट, घटाना है तो कितना परसेंट, ये आंसर दो, और उसकी लाइफ करनी है 50% पुराने वाले की, मतलब हाफ कर देनी है। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है, आंसर निकालो इसका, बताओ। कितना 25.99,
है ना, बहुत बहुत बढ़िया। 26% लोड बढ़ाओगे तो आपकी लाइफ क्या हो गई, आधी, है ना, बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आ गया, गुड। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, द डायनेमिक लोड कैपेसिटी, द डायनेमिक लोड कैपेसिटी, द डायनेमिक लोड कैपेसिटी ऑफ ए bearing is 22 किलो न्यूटन। लोड ही तो है ना ये, डायनेमिक लोड कैपेसिटी एक तरह का, ठीक है। द डायनेमिक लोड कैपेसिटी ऑफ ए बियरिंग इज 22 किलो न्यूटन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर उस पर 22 किलो न्यूटन लग रहा है तो उस बॉल बेयरिंग की लाइफ कितनी होगी, बहुत बढ़िया, बस यही चीज तो है कि उस पर अगर 22 किलो न्यूटन लग रहा है तो उस 22 किलो न्यूटन के हिसाब से उसकी लाइफ 1 मिलियन रिवॉल्यूशन, क्योंकि उस पर लोड पीई तो लग रहा है ये 22, सी बराबर पीई कब आता है, जब 1 मिलियन रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। चलो तो अभी क्या है, इफ, हाँ बोलो बोलो, ठीक है, नहीं सी की वैल्यू ही तो 22 है। इफ द लोड, द डायनेमिक लोड कैपेसिटी दी हुई है ना ये, तो डायनेमिक लोड कैपेसिटी हमारी क्या हो गई, सी। तो सी की वैल्यू आपको 22 दी हुई है, तो सी बराबर क्या होता है, पी, कब, जब इसकी 1 मिलियन रिवोल्यूशन होती है। तो इसका मतलब लोड कितना लग रहा है उस पर, 1 मिलियन, सॉरी उस पर लोड कितना है, 22 किलो न्यूटन अगर लगे तो वो क्या हो गई, 1 मिलियन रिवोल्यूशन सीधा, ठीक है। ऑब्वियस है कि सी को हमें लोड मानेंगे तभी तो ये चीज होगी ना, और अगर सी को हमने लोड नहीं माना, उस पर लोड कितना लग रहा है 44, और इसकी ये है सी, है ना 22, तो ऑब्वियस है लाइफ हमारी फिर 1 मिलियन रिवोल्यूशन से अलग हो जाएगी, ठीक है। चलो तो यहां पर क्या है क्वेश्चन, द डायनेमिक लोड कैपेसिटी ऑफ ए बेयरिंग इज 22 किलो न्यूटन, फुल स्टॉप, द मैक्सिमम रेडियल लोड इट कैन सस्टेन, द मैक्सिमम रेडियल लोड, अब यही क्वेश्चन है जो मैं अभी समझा रहा था, है ना उस चीज को, द मैक्सिमम रेडियल लोड इट कैन सस्टेन, ये सस्टेन करे, इट कैन सस्टेन टू ऑपरेट एट 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट, टू ऑपरेट एट 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट फॉर 2000 आवर्स, फॉर 2000 आवर्स इज, for 2000 hours is। बात को समझो, आंसर आराम से सोचो कैसे कैसे जाना है। आपको पता है एल जो होती है, लाइफ जो होती है, एल 90 मतलब रेटेड लाइफ ही है, आपसे वो लाइफ के हिसाब से सोचा जा रहा है। एल इक्वल टू क्या है, सी वाई पी की पावर, अगर बॉल बेयरिंग है तो क्या होगी 3, ठीक है। हाँ मैंने यहाँ पर एक्चुअली ये नहीं बोला कि ये बॉल बेयरिंग है, ठीक है, इसको आपको बॉल बेयरिंग लेके चलना है, ठीक है, बॉल बेयरिंग यहाँ पर लिख देना कैपेसिटी ऑफ बॉल बेयरिंग, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ बॉल बेयरिंग, ठीक है, सी बाई पी की पावर 3, सी की वैल्यू है 22, पी की वैल्यू आपको निकालनी है, और एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर, हाँ एल की वैल्यू क्या है वो सोचो जरा, क्या बोला, 600 रिवॉल्यूशन, कब चल रहे हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट, कब तक चल रहे हैं 2000 आवर्स तक, कितने रिवॉल्यूशन हो गए रे, सोचो जरा कितने रिवॉल्यूशन हो गए, 600 गुणा 2000 आवर्स, आवर्स मतलब हो गए कितने 24, ये सॉरी 60 मिनट, है ना, और ये क्या हो गई नीचे मिनट, है ना, और ये भी क्या हो गई मिनट, 2000 आवर्स में मतलब 60 मिनट डिवाइडेड बाय मिनट, तो मिनट से मिनट खत्म, तो ये बचेगा रिवॉल्यूशन, ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है ना, तो रिवॉल्यूशन भी साथ में मल्टीप्लिकेशन में, तो ये जितना भी आ गया वो रिवॉल्यूशन से कितने आ गए भाई, ये 6 दूनी 12, 12 6 12 6 72,
72 इंटू 10 टू द पावर 3 4 6 रिवॉल्यूशन। अब जरा एक बात समझना, ये है एल की वैल्यू 72 इंटू 10 टू पावर 6। सीधा ऐसे मत कर देना 72 इंटू 10 टू पावर 6। अगर ऐसे करके फॉर्मूला रख के और निकालने लग गए ना, है ना, ऐसे करके, और 22 किलोन्यूटन है ना, ठीक है, तो 22 किलोन्यूटन में तो चलो किलोमीटर में आंसर आ जाएगा, ऐसे सोच लो। तो 22 अपॉन में पी की पावर 3 करके अगर निकालने लग गए, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या है यहाँ यूनिट, क्या है यूनिट? मिलियन रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 22 बटे पी की पावर 3 इंटू 10 टू पावर 6 रिवॉल्यूशन, अगर इस साइड रिवॉल्यूशन लिखे हैं तो। नहीं तो क्या लिखो? 72 मिलियन रिवॉल्यूशन। समझ रहे हो? इधर भी मिलियन होंगे तो इधर भी मिलियन है, इधर अगर रिवॉल्यूशन है तो इधर भी रिवॉल्यूशन लेके चलने पड़ेंगे। समझे मेरी बात को? गड़बड़ हो रहा है, सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला? अगर इधर एल की आपने रिवॉल्यूशन वाली वैल्यू निकाली है तो ये टोटल रिवॉल्यूशन आएंगे यहाँ, तो यहाँ पर भी रिवॉल्यूशन वाला फॉर्मूला लिखोगे 10 पावर 6 करके। और अगर यहाँ की वैल्यू आप मिलियन रिवॉल्यूशन कर दोगे तो क्या होगी? 72 मिलियन रिवॉल्यूशन। दिस इज द लाइफ। ठीक है, तो ये जो 72 मिलियन रिवॉल्यूशन है, अब इस फॉर्मूले में सीधे रख सकते हो 72 बराबर सी बाई पी की पावर 3, क्योंकि मिलियन रिवॉल्यूशन से मिलियन रिवॉल्यूशन कैंसिल हो गए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आंसर आपका आ गया 25.9। एक सेकेंड, नहीं ये तो कुछ गड़बड़ आ रहा है। कितना आ रहा है? नहीं नहीं, 0.189 भी नहीं है। पी की वैल्यू किलोन्यूटन में कितनी आ रही है? 5.2। गुड, 5.2। गुड। पहले आपने गलती क्यों की फिर कश्यप जी? और आपने भी गलती क्यों की? आपकी सही आ गई है ना। आपने सुंदरम जी क्या किया था उसमें? 5.2 सीधा हो जाएगा ना बस भाई। 10 टू पावर 6 से 10 टू पावर 6 कट कट कर दो, नहीं तो फिर एमआर लिखो इधर भी और इधर भी एमआर लिखो, आपकी इच्छा है। तो 72 बराबर क्या करना था? 22 बटे पी की पावर क्यूब, इसी को तो हल करना था बस। पी की वैल्यू किलोन्यूटन में आ जाएगी क्योंकि ये भी किलोन्यूटन लिया हुआ है आपने। ठीक है, सीधा आ जाएगा आंसर। ठीक है, चले, ये समझ में आ गया? गुड। सागर जी आपका हुआ या नहीं हुआ भाई? बोलो अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज। बस टॉपिक खत्म है। ठीक है, बस इनकी क्वेश्चन से करवा रहा हूं आपको। चलो ये क्वेश्चन करो। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ए बॉल बेयरिंग, the expected life of a ball bearing subjected to a load of the expected life of a ball bearing subjected to a load of 9800 newton, subjected to a load of 9800 newton and working at 1000 rpm, subjected to a load of 9800 newton and working at 1000 rpm is 3000 hours, is 3000 hours, full stop. What is the expected life, what is the expected life of the same bearing, what is the expected life of the same bearing for a similar load, for a similar load of 4900 newton, for a similar load of 4900 newton and speed of 2000 rpm, and speed of 2000 rpm। तो लाइफ बियरिंग की हमने मिलियन रिवॉल्यूशन तो मानी कि मिलियन रिवॉल्यूशन में होती है, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में जरा देखना लाइफ किसके टर्म्स में पूछी है। इसके टर्म्स में पूछी है, आर्स के टर्म्स में। सोचो जरा, ठीक है, ऊपर देखो ना, आर्स के हिसाब से दिया हुआ ना, इज 3000 आर्स। ठीक है, तो यहाँ आर्स के हिसाब से आपको आंसर देना है कि कितने आर्स इसकी अब लाइफ हो जाएगी अगर उस पर लोड 4900 कर दिया जाए तो। अभी आपने ये चीज समझी ना, ये वाली चीज, बस यही चीज सोचनी है। रिवॉल्यूशन वाले फॉर्मूले तो हैं ये, उस रिवॉल्यूशन को आप आर्स से लेके आए थे, यहाँ पर आर्स के हिसाब से लेके चल लो। ये तिगड़मबाजी है बस, और कुछ नहीं है। ये तो 9th की चीजें हैं कि आप आर्स को कैसे चेंज करते हो, ये सारी चीजें। ओके सागर जी, एक बार लास्ट लाइन रिपीट कर देता हूं, या चलो पूरा ही रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से देखना। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ए बॉल बेयरिंग subjected to a load of 9800 newton and working at 1000 rpm is 3000 hours,
what is the expected life of the same bearing for a similar load? What is the expected life of the same bearing for a similar load of 4900 Newton and speed of 2000 RPM and speed of 2000 RPM and speed of 2000 RPM? ठीक है, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। देखो सेम बियरिंग है तो सी तो सेम हो गया, लाइफ क्या होती है सी वाई पी की पावर 3, बॉल बेयरिंग है क्वेश्चन में तो 3, सी तो दोनों के सेम है, लोड चेंज करो, लाइफ के आवर्स में आंसर दो। भाई लाइफ क्या है, रिवॉल्यूशन है ना, ये एमआर मिलियन रिवॉल्यूशन, मिलियन रिवॉल्यूशन है ना, मिलियन रिवॉल्यूशन आरपीएम और आवर्स में क्या होंगे अभी तो मैंने दिखाए थे, है ना, सीधा आंसर आ जाएगा उस हिसाब से। भाई मिलियन रिवॉल्यूशन को अगर आरपीएम और आवर्स में करोगे तो आरपीएम इंटू आर हो जाएगा ना, आरपीएम इंटू आर के हिसाब से आर को 60 मिनट करो, ठीक है, तो आपको आरपीएम रोटेशन पर मिनट इंटू 60 मिनट ऐसे लेके चलो डाटा उसको। प्लीज यार इतना सोच के चलो भाई, देखो ऐसे नहीं होगा काम, थोड़ा सा ये एप्टीट्यूड वाली चीजें हो गई, यूनिट वाइज खेलना, ये यूनिट वाइज खेलना डिजाइन नहीं है, यूनिट वाइज खेलना एप्टीट्यूड है। नहीं आया आंसर? क्या चीज? आर्ट्स में कितना आ रहा है? आर्ट्स में, आर्ट्स में आंसर दीजिएगा। 12,000 आवर्स, बहुत बढ़िया, 12,000 आवर्स, बहुत बढ़िया। कैसे भाई? देखो एल की वैल्यू शुरू वाली कंडीशन में क्या क्या है, ठीक है, शुरू वाली कंडीशन है आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ए बेयरिंग सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 9800 न्यूटन, तो पहली कंडीशन के हिसाब से सी वाई 9800 न्यूटन टू द पावर 3 बराबर लाइफ कितनी है, टू एन वर्किंग एट 1000 आरपीएम इज 3000 आवर्स। 1000 आरपीएम 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट कितने में कर रही है वो? 3000 आवर्स में। कितने में कर रही है? 3000 आवर्स में। ओहो, ठीक है, 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट 3000 आवर्स में। मुझे इधर क्या चाहिए? इधर चाहिए मिलियन रिवॉल्यूशन, है ना, इधर चाहिए मुझे मिलियन रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट और 3000 आवर्स कितने हो गए? 60 मिनट। 3000 आवर्स मतलब 3000 इंटू 60 मिनट, मिनट से हुआ मिनट कैंसिल, क्या निकल के आ गया? ये सब कुछ रिवॉल्यूशन ही तो है भाई, ये सब कुछ क्या है हमारा? रिवॉल्यूशन ही तो आ गया निकल के फाइनली। देखो ऐसे तो रिवॉल्यूशन कितने में? 1000 इंटू 3 इंटू 6 मतलब ये 3 6 18, ये हो गया आपका 18 गुणा 10 की पावर 8, ये हो गया 18 गुणा 10 की पावर 8, ठीक है, 1 3 और 1 4 4 3 7 सॉरी 7, 18 इंटू 10 टू द पावर 7, यार क्या है, 10 टू द पावर 7 इक्वल टू सी वाई 9800 टू द पावर 3। अभी यहाँ पर क्या है? 10 टू 7, तो यहाँ पर 10 टू 6 लिखो मिलियन रिवॉल्यूशन में, नहीं तो अगर यहाँ एमआर लिख रहे हो तो इसे भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एमआर में। तो ये कितना हो जाएगा? 180 एमआर हो जाएगा। 180 गुणा 10 की पावर 6 हो गया ना भाई, 180 गुणा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 क्या लिख सकते हो? एमआर बराबर हो गया सी वाई 9800 की पावर क्यूब एमआर। तो यहां से आप चाहे तो सी को निकाल लो, नहीं तो फिर दूसरी कंडीशन का एच करके सी को कैंसिल कर दो, है ना, जो भी तरीका है। आपने इसे इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ है? इक्वेशन 2 में दिया हुआ है 2000 आरपीएम कर दूं तो 2000 आरपीएम रोटेशन पर मिनट इनटू में कितना है? आवर्स मुझे निकालने हैं, तो आवर्स ऐसे लिख दिया, एच गुणा में क्या करोगे? 60 गुणा में 60 वो हो गया मिनट, ठीक है, एच लिख दिया और फिर गुणा में 60 डिवाइडेड बाय मिनट। तो यहां से एम से मिनट कट गया, क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्यूशन।
बराबर सी अपॉन में, सी तो सेम रहेगा, अपॉन में है, फोर्स कितना हो गया 4900 की पावर 3, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, साथ में क्या है, ये हमारे पास क्या है 2000, ये है रिवॉल्यूशन, आपको लेके चलने एमआर, तो क्या करोगे 10 टू द पावर 6 से डिवाइड। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2000 है ना, तो 2 इंटू 6 मतलब 12, सॉरी ये हो गया आपके पास, एक सेकेंड, ये हो गया 12 गुणा 10 की पावर 4, इसे 6 बनाओ तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई, 10 की पावर 2 से डिवाइड, ये कितने आ गए मिलियन रिवॉल्यूशन, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है एच, जो आपको निकालना है, ये एच बराबर क्या हो गया CY4900 की पावर 3। ठीक है, अब क्या कर लो, मिलियन रिवॉल्यूशन, ये भी मिलियन रिवॉल्यूशन, तो ये कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 1 मान लो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गई, 10 की पावर 6 ये है ना मिलियन रिवॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये क्या हो गया, हट गया, अरे यार हट जा, ये हो गया हमारा हट गया। ठीक है, क्या बचा 10 की पावर 2 नीचे, तो यहां से h की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, h की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12000, जब इसको सोल्व करोगे ना तो 12800। ठीक है 12800, ठीक है ना, ये तो निकल के आया। 10 की पावर 6 में कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना, है ना, वो चीजें जो 10 की पावर 6 आया था उसी को तो मैंने 10 की पावर 4 बच रहा था, तो उसके बाद 4 में 2 की मल्टीप्लाई की, उसे मिलियन रिवॉल्यूशन लिख दिया। ठीक है, उसे मिलियन रिवॉल्यूशन लिखना पड़ेगा ना, ठीक बहुत बढ़िया। सागर जी आंसर नहीं आया आपका, कोई डाउट है तो पूछो प्लीज। ठीक है, क्या चीज, अच्छा बाद में किया था, हाँ तो ऐसे कर लो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ सही के, ये भी सही, ये भी सही है ये ठीक है, वो अपना जैसा भी आपका सीक्वेंस लेके चलो वैसा ठीक है। ठीक है, नहीं तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दो, चाहे ऐसे कर सकते हो, सीधा अपना सीधा डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और लिखो, क्वेश्चन लिखिएगा आप, चलो इस क्वेश्चन को और कर दो। ए सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग, a self-aligning ball bearing has a basic dynamic load rating. A self-aligning ball bearing has a basic dynamic load rating of 35 kilonewton. A self-aligning ball bearing, a self-aligning ball bearing has a basic dynamic load rating, has a basic dynamic load rating of 35 kilonewton. Full stop. If the equivalent radial load on the bearing is 45 kilonewton, if the equivalent radial load on the bearing is 45 kilonewton, comma, the expected life in 10 to the power 6 revolution is, the expected life in million revolution is, the expected life in million revolution is 35 kilonewton. Full stop. If the equivalent radial load, if the equivalent radial load on the bearing is 45 kilonewton, 45 kilonewton, then the expected life in million revolution is। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर दो बस। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आगे के जो और क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन को आंसर दो पहले एक बार। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको और क्या क्या करना है, और आपका बेयरिंग चैप्टर भी हो गया है कंप्लीट। 0.470 बहुत बढ़िया, एमआर मिलियन रिवॉल्यूशन। ठीक है कश्यप जी बढ़िया, आप भी जल्दी से बता दो, हो गया 0.4705। सुंदरम जी आपका, सागर जी यार आप भी बताओ जल्दी से। भाई सी दे रखा है सीधा 35, पी दे रखा है सीधा 45, आपको सिर्फ एल बताना है, और बॉल बेयरिंग है तो के की वैल्यू होगी 3, मतलब क्यूब क्यूब हो जाएगा उसका, तो उसको सोल्व करके एमआर में सीधा आंसर आ जाएगा। सागर जी आया आपका या नहीं आया, जल्दी बोलो। एमआर आ गया 0.4705। ठीक है सागर जी आपका आया नहीं आया यार, जल्दी से बोलो फिर आगे चले। CYP करना है, सी की वैल्यू 35 है, पी की वैल्यू, ओहो क्यों नहीं आया, सोचो जरा।
सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू, सी डायनेमिक लोड कैपेसिटी कितनी दे रखी है 35 किलो न्यूटन। पी की वैल्यू क्या है, रेडियल, अब देखो रेडियल लोड से कंफ्यूज हो गए आप, जब और कुछ दिया हुआ नहीं है तो पी की वैल्यू क्या होगी, उस रेडियल लोड के बराबर ही तो होगी, एफ आर के बराबर, जब और कुछ दिया हुआ नहीं है तो। हाँ एफ ए भी दिया होता है, एफ आर भी दिया होता है, तो आपको किससे निकालना पड़ता है, एस एक्स वी एफ आर प्लस वाई एफ ए, इससे निकालना पड़ता है। फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया ही नहीं क्वेश्चन, सीधा एफ आर दे रखा है, तो एफ आर हमारा पी के बराबर हो गया। पी की वैल्यू कितनी हो गई 45 किलो न्यूटन। आपसे पूछा है लाइफ, तो लाइफ क्या हो गई, लाइफ हो गई सी वाई पी की पावर 3, क्योंकि बॉल बेरिंग है। सी की वैल्यू 35, पी की वैल्यू 45 की पावर 3, तो एल हमारा क्या आ गया, सीधा मिलियन रिवोल्यूशन में, सीधा मिलियन रिवोल्यूशन में। इसको सोल्व करोगे आपका आ जाएगा 4.705, सॉरी 0.4705, 0.4705 mr मिलियन रिवोल्यूशन। ठीक है सागर जी, क्लियर। चलो फिर किसमें ऐसे जनरली आते नहीं, ईएससी में ज्यादा आते हैं, ईएससी में ज्यादा आते हैं, ठीक है, हाँ प्रीलिम्स में भी आते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन नंबर्स बता देता हूँ, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन नंबर का भी मतलब नहीं बचा, क्योंकि अब आप तो पूरा ही करना है, चैप्टर तो पूरा ही करना है, ठीक है, चैप्टर पूरा करना है। बस इसमें एक की का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो की वाला क्वेश्चन रहने देना, वो कल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके सारे क्वेश्चन इससे हो जाने चाहिए, बियरिंग वाले से, ठीक है। बस एक की का क्वेश्चन है जो कि मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया, की एंड ब्रेक्स हमारे लास्ट पार्ट बचे हैं, जो कि बहुत छोटे हैं। ब्रेक्स बस आपको मुझे थ्योरी समझानी है, एक बार थ्योरी समझाते ही आपके सारे क्वेश्चन एक साथ निकल जाएंगे। फिगर देख के डर लगता है, बट है नहीं वो एक्चुअल में, ठीक है। एक बार आपने थ्योरी पढ़ ली ना, उसके बाद ब्रेक्स आराम से हो जाएंगे। हाँ सुनो, कौन से वाले, हमारे नॉर्मल रहते हैं, जो शू ब्रेक्स होते हैं ना, नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। बस मोमेंट ही सोचना है, बस उसमें और कुछ नहीं करना, सेल्फ एनर्जाइजिंग वाला केस समझाना है बस। शुरू की थ्योरी है बस आधे पौन घंटे की, वो एक बार कंप्लीट हुई, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपसे यहीं लगवाने हैं, ठीक है, छोड़ना ही नहीं फिर घर के लिए ना ब्रेक का क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे ही फिर की का बस कॉन्सेप्ट समझाना है कि की में क्या चीज है। सोम अगर पढ़ी है तो की में समझने में दिक्कत नहीं आएगी। की का मतलब फेलियर समझाना होता है, बस एक बार फेलियर आपने समझ लिया, जैसे गियर का फेलियर समझा था ना, ऐसी की का फेलियर होता है। तो बस वो एक बार की का फेलियर समझा, इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं है, बस वही पुरानी वाली इक्वेशन जो है ना, टाउ की और टी वाई ए एंड टाउ इक्वल टू ये आपका कौन सा वाला, टोर्जनल वाला, ठीक है, टोर्जनल वाला टी वाई जे इक्वल टू टाउ आई, क्योंकि यहाँ टोर्जनल दिख रहा है ना कि टी लग रहा है, यहाँ पर टॉर्क लग रहा है, बस उन दोनों में कंफ्यूजन आती है, दोनों ही ऑप्शन आपको मिलते हैं, ठीक है, उनमें से एक आंसर सही होता है की का, ठीक है। तो की को बताना है और ब्रेक को बताना है, और आपका एमडी कल खत्म, ठीक है। अभी क्या हो रहा है ना कि अभी क्लास थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर सभी ऑक्यूपाइड हैं दोपहर में, आप कह रहे थे दोपहर में आना है, तो दोपहर में क्लास ऑक्यूपाइड है। तो एक काम करता हूँ, मुझे हद से हद इन सारी चीजों में ना, हद से 2.5 घंटा लगेगा मैक्सिमम, 2 से या 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे मैक्सिमम। बट सुबह मेरी मटेरियल साइंस की क्लास है 10 बजे से, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ आपको 2 बजे से बुला लूँ, बट 2 बजे से अगर आते हैं तो ऑनलाइन नहीं चल पाएगा, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। कश्यप जी आपका फिर रह जाएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हम 4:30 से कर दें, हाँ ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर की क्लास रहेगी आई थिंक 1 से 4:30 के आसपास तक ना, तो हम ये काम कर सकते हैं कि हम 4:30 या 5 बजे से कर लें, ठीक है, 5 बजे से कर लें मैक्सिमम, क्योंकि शायद स्ट्रक्चर की क्लास ना थोड़ी सी लेंदी चलती है, तो हम 5 बजे से शुरू कर देंगे कल, ठीक है, 5 बजे से शुरू कर देंगे। मतलब आप हो सके तो 4:45 बजे तक आ जाना, 5 बजे से मैं स्टार्ट कर दूंगा, ब्रेक से स्टार्ट है ना, टाइम ज्यादा नहीं देंगे। और हाँ कल एमडी खत्म है भाई, कल एमडी खत्म, कल एमडी खत्म है, ठीक है। 5 से मैक्सिमम 7:30 तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं 7:30 तक खत्म, ब्रेक्स इतना बड़ा नहीं है, ब्रेक्स की मुझे टेंशन नहीं है, बेरिंग की टेंशन थी, बेरिंग लेंदी चैप्टर था, और रिविट्स वगैरह थोड़ा सा लेंदी होता है, बट बाकी ये ब्रेक्स वगैरह कुछ बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, 5 बजे मिलते हैं फिर, ओके देन, थैंक यू आज के लिए।